ओके लेट्स स्टार्ट, बातचीत नहीं अब। तो लास्ट क्लास हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज बनाना सीख लिए थे। प्रोडक्ट वाइज भी अगेन क्लासिफिकेशन दो तरीके के थे, क्या क्या, एलिमेंट वाइज और एक एलिमेंट वाइज देखा जाए और बिहेवियर वाइज देखा जाए तो पैटर्न क्या है सर। बिहेवियर वाला काफी आसान था क्योंकि वहां हम इनकम स्टेटमेंट बोलते थे और इसलिए वहां स्टार्ट फर्स्ट इनकम से होता है विच इज सेल्स। तो क्या खर्चा माइनस करना है सर, दो टाइप के, फिक्स्ड और वेरिएबल। पहले क्या माइनस होता है, वेरिएबल रिलेटेड टू सेल्स, इसीलिए वो पहले माइनस होता है। तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या आया, ये कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन का मतलब ये क्या 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 कर रहा है, ये कंट्रीब्यूशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एक प्रोडक्ट अपने हिस्से से कितना कमाई दे रहा है, क्या कवर करने के लिए फिक्स कॉस्ट, और उसके बाद जो बचे प्रॉफिट। हाँ या ना बताइए। इसीलिए कंट्रीब्यूशन वर्ड आया क्योंकि ये कॉन्ट्री दे रहा है किसके लिए, पूरे फिक्स्ड कॉस्ट के प्रति। तो इससे फिक्स कॉस्ट माइनस तो क्या जाके आता है हमारा, बोलो, प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट इन कॉस्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलवेज। तो हम प्रॉफिट वर्ड बोलेंगे आगे से, डीम्ड है कि वो क्या है बताइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डन है। इधर आते हैं एलिमेंट वाइज। हमने सेग्रीगेशन काफी गजब तरीके से लास्ट क्लास किया था, वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पहले एक इल्यूजन क्रिएट किया आपके आंख के आगे, क्योंकि आप इतना ज्यादा फैक्ट्रीज के बारे में जानते नहीं। तो एक फैक्ट्री को देख के जो हमारे मन में बातचीत आई वो ये आई कि फैक्ट्री के अलावा दो और डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के पास, क्या क्या, ऑफिस और एक सेलिंग। इनके भी खर्चे लगते हैं, तो इनके खर्चे कहां जाएंगे और फैक्ट्री के खर्चे कहां जाएंगे। फैक्ट्री के दो टाइप के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट और, जबकि बाकी दोनों के सारे खर्चे इनडायरेक्ट ही होते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो सीधे सीधे नहीं, घुमा के लग रहे। कारण डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ही था वो खर्चे जिसको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट के कॉस्ट के साथ ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्रोसेस तो सिर्फ एक जगह हो रहा है और वो है हमारा फैक्ट्री। क्या ध्यान है सबको ये वाला बात। तो उस हिसाब से मैंने तीन डायरेक्ट कॉस्ट आपको लिखवाया था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। एक चीज अभी तक थोड़ा सा पेचीदा है हमारे लिए और वो है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है। हाँ, पेचीदा रहेगा थोड़ा देर तक, ठीक है। फिर ये तीनों का टोटल वाई प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब, ऑनलाइन लाइव सुनाई दिखाई दे रहा है, प्लीज बताइए। प्राइम कॉस्ट का मतलब बोलो, मेन कॉस्ट। मेन कॉस्ट क्यों सर, क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, हेंस द वर्ड वाज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का दूसरा ही नाम डायरेक्ट कॉस्ट होता है। ये कहां लगते हैं, तो फैक्ट्री में और कोई खर्चे ही नहीं लगते होंगे, लगते हैं क्या, ऊपरा ऊपरी खर्चे फैक्ट्री के, जिसको क्या नाम देते हैं, फैक्ट्री। टेक योर टाइम सर, नाम बताइए। अंकित, अंकित जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स के तीन और सिनोनिम्स है, जितना तुम बोल सकता है बोल। ये फैक्ट्री ओवरहेड के और नाम, जो इच्छा रहे मन में सोच, टाइम दिया सोच, बाकी लोग भी सोचो। याद आ रहा है, तीन और नाम था, हम बोले थे नाम में क्या रखा है ना, अब तो नाम में ही रखा है, एलिमेंट वाइज तो मतलब ही नाम था। फैक्ट्री ओवरहेड के तीन और नाम, कोई भी याद आ रहा है तेरे को, कोई भी एक ठो भी, एक भी याद नहीं है। फैक्ट्री के ऊपरा ऊपरी खर्चे, उसके और नाम क्या थे, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, हाँ, वर्क्स ओवरहेड, वह काम जहां हो रहा है, और एक प्रोडक्शन ओवरहेड। सारे ही एक ही चिट्टे बिट्टे हैं, नाम अलग अलग है और कुछ नहीं। इसको जैसे हम जोड़ते हैं, हम कहां तक का खर्चा निकाल लिए, फैक्ट्री तक का, इसीलिए उसको क्या कॉस्ट का नाम दिया जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड एंड फैक्ट्री कॉस्ट आर डिफरेंट। फैक्ट्री ओवरहेड सिर्फ ऊपरा ऊपरी खर्चे, और फैक्ट्री कॉस्ट प्राइम प्लस क्या है बताइए, फैक्ट्री ओवरहेड। बोलो डन है सबको। तो इन सब का टोटल करके हमारा क्या आता है सर, प्राइम कॉस्ट, सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट। दूसरा नाम वर्क्स कॉस्ट। फिर हम क्या ऐड करते हैं सर, ऑफिस का खर्चा। बट सर ऑफिस तो कहीं भी हेल्प कर सकता है, एग्जैक्टली ऑफिस का अपना अस्तित्व नहीं है। वो या तो किसको हेल्प कर रहा होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, या तो अगर प्रोडक्शन को कर रहा है तो प्रोडक्शन के कॉस्ट में आना चाहिए, और अगर सेल्स को कर रहा है तो सेल्स के कॉस्ट में आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर प्रोडक्शन के लिए कर रहा है तो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट, जिसको हम क्या बुलाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
दिस इज फॉर प्रोड्यूस्ड यूनिट्स। क्या डन है सबको? इससे अब क्या एडजस्ट करते हैं सर हम? स्टॉक। क्या क्या स्टॉक सर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्यों सर? क्योंकि स्टॉक एडजस्टमेंट भी रह सकता है, हो सकता है कुछ पिछले साल का चले आ रहा है, और सर ऐसे तो ये फिनिश गुड्स क्यों, WIP का भी रह सकता है। सुने हैं WIP आज तक? क्या मतलब होता है WIP सर? मतलब पूछते हैं तो फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, थैंक यू। मतलब हम बता देते हैं, सेमी फिनिश्ड, अनफिनिश्ड, है ना, कुछ पर्टिकुलर काम बचा है। बेस्ट तरीका बोलने का है इनकम्प्लीटेड यूनिट्स। क्या तरीका है बोलिए? क्योंकि अगर हम फिनिश गुड्स को कंप्लीटेड बोलते हैं तो सेमी फिनिश गुड्स को क्या बुलाना चाहिए? इन पूरा नहीं बना, यानी उसमें खर्चों का कुछ कुछ पोर्शन लग चुका है, 100% नहीं लगा है। अच्छा लगा बात? तो फिनिश गुड्स क्या होते हैं? अच्छा लगा? जिसपे 100% काम हो चुका है। बोलो हाँ या ना। किसके प्रति 100% काम हो चुका है? प्रोडक्शन के खर्चों के प्रति। क्या क्या है वो खर्चे? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट और फैक्ट्री ओवरहेड। अगर ये चार खर्चे पूरे के पूरे इनकर हो चुके हैं, इसका मतलब वो माल क्या है? रेडी। बट अगर उसमें क्या बच गया? कुछ भी काम, कुछ भी परसेंटेज ऑफ काम, तो वो क्या है? बोलिए। एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आपके लिए शर्ट बनवाया था, याद है? मेरे जैसे बना नहीं पाओगे, बट फिर भी चुप रहे। वो शर्ट और इस शर्ट को देखना जो मैंने पहले बनाया था और अभी, पर वो है नहीं हमारे पास। कोई बात नहीं। क्या कुछ लग रहा है काम अधूरा है? क्या अधूरा है? वो बटन बच गया, तुमको दिखता है हाँ? सर बटन नहीं लगाया फिर भी बंद है। अरे बंद नहीं है, मतलब ठीक है, तुम लोग फिर गंदा गंदा आदमी लोग। तो बटन लग गया, बच गया था, चलो लगा दिए। जो भी जैसा भी बटन बना, अभी माथा मत लगाना मेरे साथ। अब क्या ये फिनिश गुड्स हो गया? क्या बचा है पता है? फोल्ड करके ठीक से बंद करना। तो सर उसमें मटेरियल थोड़ी लग रहा है, नहीं लग रहा है। पैकिंग मटेरियल छोड़ दो, बस फोल्ड करना बच गया। ये लो बेस्ट तरीका सिखाने का। बोल रहा है श्रिंक्ड है। क्या है ये पता है? श्रिंक्ड है, यही बोलते हैं ना तुम, हमको नहीं मालूम। ऐसा ही भाषा तुम लोग अंग्रेजी लोग यूज करते ना। अपने क्या बोलते हैं? मम्मी देखो सल आया हुआ है। ये कैसे बने? सल आया हुआ है इसमें अभी भी। तो जो सल आया हुआ है, तो क्या काम कंप्लीट हुआ? नहीं। बट क्या मटेरियल और यूज होना है? क्या यूज होना बचा है? लेबर का काम। और क्या लगेगा लेबर के साथ साथ? ओवरहेड्स। क्योंकि अगर आयरन मारेगा तो लेबर को सैलरी देना, और वो आयरन का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगने वाला है। इसका मतलब इसमें किसका खर्चा बचा है? बट किसका खर्चा पूरा लग चुका है? तो भी क्या ये इनकम्प्लीटेड यूनिट्स है? यस। क्यों? मैंने कुछ वर्ड बोला था, याद है? इनकम्प्लीटेड वो होता है यदि उसमें कुछ भी काम बचाओ, नॉट नेसेसरी सबका काम बचाओ। सुने थे वर्ड ध्यान से? क्या बोला था? कुछ भी काम बचा है, नॉट नेसेसरी सबका। पिछला वाला तो तुमने सही बोला, इनकम्प्लीटेड है। क्यों पता है? बटन भी लगाना बचा था। तो तुमने बोला मटेरियल का भी कुछ काम बचा है, लेबर का भी बचा होगा तब, और ओवरहेड भी। मैं बोलता हूं चलो शर्ट का बटन लगा दिया, कंप्लीट है शर्ट, तो भी सल आया हुआ है सर। तो अभी किसका काम बचा है? आयरनिंग वाले लोग का, यानी कि लेबर का काम बचा है इस पे। तो भी ये मटेरियल, ये फिनिश गुड्स क्या है मेरे लिए? अभी भी WIP। क्यों? क्या हम इसको पटक सकते हैं गोडाउन में? अभी नहीं, पहले काम बचा है। गोडाउन में तो तभी पटक सकते हो सर जब इसमें आयरनिंग भी हो गया और ये रेडी है, डब्बा जा रहा है फेंकने के लिए। बोलो हाँ या ना। हेंस आप ध्यान रखना है वाला बात, इनकम्प्लीटेड का मतलब ये मत समझ लेना कि आपको सारा काम बचा हुआ होना चाहिए। किसी का भी 0.01% भी काम बचा है तो दैट इज अ सेमी फिनिश गुड्स, या जो आपने बोला इनकम्प्लीटेड, या आपने नाम दिया WIP, अभी उस पे काम बचा है। बोलो बात समझ में आता है? डिफरेंस बिटवीन क्या? फिनिश गुड्स एंड। अच्छा, व्हाट इज योर रॉ मटेरियल स्टॉक? मतलब रॉ मटेरियल क्या होता है? ये रॉ मटेरियल है क्या? क्या है रॉ मटेरियल इसके लिए? फैब्रिक। तो अब वो फैब्रिक का भी क्या स्टॉक बच सकता है? कारण हम कौन है? मैन्युफैक्चरर।
हमारे तो स्टोर्स में क्या पड़ा हुआ हो सकता है बताओ? फैब्रिक रॉ मटेरियल मंगाते हैं, और अब ये फैब्रिक का भी तो स्टॉक डे एंड पे बच सकता है, ईयर एंड पे बच सकता है। तो कितने टाइप्स ऑफ स्टॉक्स आप देखने पाते हो एक कंपनी में जो कि मैन्युफैक्चरिंग इन नेचर है? 3, क्या क्या क्या? पहला रॉ मटेरियल स्टॉक, दूसरा WIP या वही सेमी फिनिश्ड गुड्स, और तीसरा फिनिश गुड्स। मैंने अभी तक स्टेटमेंट में किसका एडजस्टमेंट सिखाया, ध्यान दिए? इसीलिए मैंने आपको COP के बाद ऐड कराया ओपनिंग, लेस कराया क्लोजिंग, तो क्या आया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद मैंने सिर्फ सेलिंग रिलेटेड खर्चा ऐड किया, जो ऑफ कोर्स किस पे लग रहा होगा? जो माल बिका है उस पे ही। तो सेलिंग रिलेटेड ओवरहेड यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और ऑफिस एंड एडमिन जो सेल्स में मदद कर रहा है। तो क्या आया था याद है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको किससे कंपेयर किए थे? सेल्स से। तो क्या आया था? वापस से प्रॉफिट। हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट ही क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट मैंने 2 स्टॉक एडजस्टमेंट नहीं करवाया, बताओ क्या क्या? क्या लग रहा है वो रॉ मटेरियल स्टॉक एडजस्टमेंट कहां होना चाहिए था, मैंने स्किप कर दिया? क्या लग रहा है? चलो फॉर्मेट देख के आप, पता है अब जन्म भी नहीं, आप डेटा भी डिकोड कर सकते। सर शायद यहाँ पे एडजस्टमेंट दिखाना चाहिए था आपको उसका, बताओ इधर में मैं कहां दिखाऊं? मैं यहीं लिख दूं क्या जहां पे मैं फिनिश गुड्स लिख रहा था, कि यहाँ पे सर बाकी स्टॉक एडजस्टमेंट कर दीजिए? नहीं, कहां करना चाहिए? चलो फॉर्मेट देखो, आप अपने अपने किताब में देखो, कॉपी में देखो, और बताओ कहां करना चाहिए। अच्छा ये क्या है? ये मटेरियल क्या है? ये मटेरियल क्या? डायरेक्ट मटेरियल क्या? जो लगा, किस में लगा? कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड प्रोडक्शन के लिए लगा। प्रोडक्शन का कौन सा प्रोडक्शन के लिए लगा? फिनिश्ड की सेमी फिनिश्ड? फिनिश्ड की सेमी फिनिश्ड? सेमी की फिनिश्ड? दोनों ऑफ कोर्स। यहां तक का खर्चा तो सबके लिए लग रहा है, आगे जाके पता चलेगा ना कि कौन सा काम क्या हुआ अधूरा। जैसे इस शर्ट में जब तक बटन नहीं लगा था फैब्रिक तो लग गया, क्या फैब्रिक का खर्चा खर्चा आ रहा होगा उस पीरियड में? बिल्कुल। तो ये दोनों के लिए होता है। बट ये क्या है? रॉ मटेरियल जो परचेस किए कि जो यूज किए, पता है? इसीलिए आप इसका फुल फॉर्म जनरली देखते हो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। आप ये वर्ड्स भी सुने हुए हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड? याद है आपको? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां जाके होता है पक्का क्या? स्टॉक एडजस्टमेंट। तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम टूटता होगा, कैसे टूटता है बाद में सिखाऊंगा, बट ये पता चल गया पक्का वो जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ का एडजस्टमेंट है वो कहां होने वाला है? उस डेटा के अंदर होने वाला है। वो आने के लिए बोलो हाँ या ना। तो एनीबडी ट्राई लेके बताओ ये WIP का एडजस्टमेंट कहाँ आना चाहिए? मैंने बहुत हिंट दे दिया आज क्लास में। हाथ ऊपर करके चाहिए मेरे को, तो भाई ऐसे नहीं सुनूंगा मैं। मेरे को नहीं मालूम यहाँ इस पूरे डेटा में, मेरे को पता नहीं क्यों लगता है आप कर दोगे। प्रूव मी रॉन्ग। एक जगह जहां आप WIP एडजस्टमेंट करना चाहते हो, चलो पूछता हूं, जहां फिनिश गुड्स किए वहीं, कि उससे कहीं पहले की बाद में? बाद में। अगर बाद में बोल रहे हो अबे, तो ये खर्चा किसके लिए है? सारा कहां लिखे देख ब्रैकेट में, तुम खुद ही लिखा था, देख लेना कॉपी में। फॉर क्या? कंप्लीटेड यूनिट्स। तो इसका मतलब इससे पहले वो एडजस्टमेंट हो चुका है। हाँ या ना बताइए, क्योंकि ये खर्चा सिर्फ किसके लिए है? जो माल पूरा बन गया। तो बताओ कहां ये एडजस्टमेंट हुआ होगा? इससे पहले। ये तो पक्का बात है। अब बताओ किसके बाद होना चाहिए? उस खर्चे में क्या क्या खर्चा लग सकता है ये सोचो। WIP में क्या क्या खर्चा लग सकता है? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, बस। और क्या लगेगा, है ना? वेरी गुड। अभी तो आपने बोला सर आयरन का इलेक्ट्रिसिटी कहाँ गया? क्या वो भी तो आधा अधूरा हो सकता है? सर कहाँ, आयरन हुआ ही नहीं। अरे तो बाकी ओवरहेड तो लगा होगा उस पे, है कि नहीं? तो बाकी ओवरहेड जो लगा, आयरन नहीं हुआ तो क्या हो गया? बाकी ओवरहेड्स तो इनकर हुआ होगा। तो जो बाकी ओवरहेड्स इनकर हुआ है तो उसका क्या करोगे? यानी वो भी तो लगा होगा। तो बताओ कहाँ एडजस्ट करना चाहिए? एक बात पता चल गया, इससे पहले, बट किसके बाद? यानी इसके बाद क्या बचा इसके बीच में? यही तो, क्या? फैक्ट्री कॉस्ट। यानी ये फैक्ट्री कॉस्ट से क्या एडजस्ट किया जाता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP।
क्योंकि ये जो फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट आया है किसके लिए आया है आपको मालूम है? कंप्लीटेड एज वेल एज इनकम्प्लीटेड। कारण ये तीनों चारों खर्चा किसके लिए लग रहा है? दोनों के लिए। आपने थोड़ी देर पहले खुद ही बोला। बट अब हमको अगर सीओपी सिर्फ पूरा के लिए चाहिए तो बीच में एडजस्ट करना होगा ना। वो माल जो पिछले साल अधूरा रह गया होगा और इस साल कंप्लीट हुआ होगा, और वो माल जो इस साल चालू हुआ बट अधूरा रह गया होगा, हटा देते हैं उसको, ताकि वैल्यूएशन सिर्फ किसका है बताइए? जो माल इस साल कंप्लीट हुआ। बोलो हाँ या ना? यानी कहीं ना कहीं यहां एडजस्ट होता होगा क्या? WIP का स्टॉक एडजस्टमेंट। कैसे होता है भाड़ में जाए, बट इतना आइडिया तुम खुद लगा पा रहे हो कि अब एक फॉर्मेट में चीजें को कहां कहां क्या एडजस्ट करनी है। अब ब्यूटीफुल सेंस है तुम लोग का, देख रहे हो कि हाँ सर समझ पा रहे हैं अब हम लोग कि होता क्या है। तो ऐसे ऐसे करके मैं एक एक पेचीदा मामला डालूंगा, जैसे मैंने आपको बोला था कि अब एक एक करके इधर ये लिखाऊंगा, वो लिखाऊंगा, ये लिखाऊंगा। बट उससे पहले क्या इतना बात ओके आ रहा है सबको? यहाँ तक पक्का आगे बढ़ सकते हैं आज? तो आज हम इसी फॉर्मेट के वो जो पेचीदे मामले हैं उसके बारे में लिखना चालू करेंगे। डन है सबको? लिखिएगा टॉपिक नंबर 9। टॉपिक नंबर 9, वेरी गुड। टॉपिक नंबर 9 लिखिए, अदर एडजस्टमेंट रिलेटेड टू, बोलो कौन? कॉस्ट शीट। मतलब वही एलिमेंट वाइज कॉस्ट। और उस स्टेटमेंट का नाम क्या है? कॉस्ट शीट। ना ना, इनकम स्टेटमेंट नहीं दीदी, कॉस्ट शीट। इनकम स्टेटमेंट तो नाम है बिहेवियर वाइज कॉस्ट, एलिमेंट वाइज कॉस्ट का नाम है कॉस्ट शीट। स्टेटमेंट है कोरा कागज, इसलिए शीट। किसका कागज? खर्चे लिखने का। अपने खुद लिखते हैं। मैंने बोला अविनाश सर तो अमरूद का भी खर्चा लिखते हैं। तुम उनका वॉलेट देखेगा भरा हुआ है, पैसों से नहीं, कागज से, जिसमें हर एक दिन का अमरूद का खाने का भी हिसाब लिखा हुआ है उसका कि आज 12 रुपए का अमरूद खाए। तो क्या है? कॉस्ट शीट। दिन का कॉस्ट। घर जाके हिसाब देना है पापा को, सुबह लाए जितना पैसा थे रात को रिटर्न जो कर रहे हैं। सर अभी अविनाश सर भी देते हैं, उनकी भी तो बेटी है और खुद ही तो कमा रहे हैं। तो कमाते हैं तो जो सारा तो उधर ले लेते हैं पापा पहले ही। बोले हमको दे। हाँ, क्योंकि पहले हम लिए थे उनसे सारा, तो 20 साल तक तो वो पाले है ना, अब हम पाल रहे हैं, है ना? यही बोलोगे? नहीं सर, अब हम उनको सूद समेत वापस कर सब चीज। तो वही वापस जा रहा है और वो उनसे वापस पॉकेट मनी की तरह मांगते हैं सुबह सुबह निकलने से पहले। आज दे दो यार 2000 रुपया। क्यों? तेल भराना है पापा, 1500 का तो तेल। हाँ ठीक है। अब 500 का क्या करेगा? अरे थोड़ा तो जेब में बचने दो। ऐसा हालत होता है। मजाक तो लग रहा है तुम लोगों को? चल लेना कल घर में मेरा, पूछ लेना अगर ये सिस्टम नहीं है तो, कि हमको सुबह सुबह पैसा मांगना पड़ता है आज भी। यहाँ पापा आज ये लगेगा दे दो। अविनाश सर को तो एकदम खाता वहाँ पर वॉलेट से निकाला पैसा, वो जो तिजोरी से या जो भी जगह से, वहाँ एक डायरी रखा हुआ है कि कौन उठाया, अविनाश उठाया, आदित्य उठाया कि अभिषेक उठाया, कि भाभियाँ उठाई है, जो भी नाम लिखा हुआ है उनका। अपना नाम लिखना है, आइटम का नाम लिखना है, क्यों लिए है, अमाउंट लिख के आना है। होम फाइनेंसिंग। अरे तो एवरीथिंग स्टार्ट्स एट होम। यही तो खेला है, मजा इसी चीज का तो है, जिससे सीखे एक एक पाई पाई का हिसाब। यहाँ चलो सर समझ में तो आया कैसे हो रहा है खर्चा। अपना ही नियम पता चला, दिन में रुपया कहाँ जाता है, भोग में जा रहा है। कैसे भोग में जा रहा है। तो ये सब चीजें ही आपको सिखाएंगे, इसलिए बोला शीट। शीट मतलब कागज का टुकड़ा जिसमें आप खर्चा लिख रहे हैं, बट थोड़ा सिस्टमेटिक मैनर में, और कुछ नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज का बात चल रहा है। डन है सबको? आइए तो बताना, अदर एडजस्टमेंट में एक एक करके ए लिखेंगे। ए सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। रेडी? लिखना WIP गुड्स वर्सेस फिनिश्ड गुड्स। समझाया क्या आपको इसके बारे में ऑलरेडी? तो सीधा लिखा रहा हूं, देखना आप कैच कर पा रहे हो कि नहीं इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, लिखूं? लिखना, फिनिश्ड गुड्स आर दोज गुड्स whose डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ओ माय गॉश, क्या वर्ड लिखे देखें,
DOC क्या वर्ड है? फुल फॉर्म डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री मतलब वही परसेंटेज, क्या काम होने का। इज डैश इन ऑल रिस्पेक्ट, पता है आप बता दोगे आंसर, थैंक यू। तो अभी तो वो कंप्लीटेड है, यानी कितना परसेंट काम हो चुका है? 100% इन ऑल रिस्पेक्ट। व्हाट डू मीन बाय ऑल रिस्पेक्ट सर? सारे हिस्सों के मामले में। क्या है वो हिस्से, कोई बताएगा? हाँ DM, और बोलो DL, और बोलो D, और बोलो, एकदम सही। इन सब का अगर सारा खर्चा उस गुड पे लग चुका है तो वो गुड क्या है? एक फिनिश गुड्स। डन है सबको? फिनिश गुड्स डन, पक्का? फिनिश गुड्स कैन बी गुड यूनिट्स और डिफेक्टिव यूनिट्स। ब्रैकेट में लिखना डिफेक्टिव यूनिट्स के ब्रैकेट में लिखना DOC मे बी लेस देन 100%। कुछ वर्ड लिखा, कोई समझाएगा इसके मामले में मेरे को? क्या कुछ ऐसे ही कपड़ा का ही मामले में, चलो शर्ट ही पकड़ते हैं। तो क्या हो गया? तो उसको फिनिश गुड्स क्यों बोल रहे हैं? तो लगा है, बट क्या है वो माल? खराब। क्या होगा उस खराब माल का? क्या करोगे? हाँ, तो क्या करोगे उसका? चेंज कर सकते हैं। अच्छा बात बोला है कि सर देखते तो हैं डिफॉल्ट क्या है, चेकिंग किए पता चला कि सर इसका ना वो जो स्टिचिंग का काम था ना वो थोड़ा फट गया वापस से। तो क्या कर सकते हैं? इसको वापस से फिक्स किया जा सकता है, तो इसको फिर प्रोडक्शन में भेज दो। वो रेक्टिफिकेशन, अच्छा लगा वर्ड, क्या कर दो? रेक्टिफिकेशन कॉस्ट इनकर कर लो, जो थोड़ा बहुत खर्चा बचा है, और इनकर करके इसको क्या बना दो वापस से गुड यूनिट। हो ही नहीं सकता ठीक। सामने वाले ने इसके ऊपर एसिड गिरा दिया या पेंट गिर गया, अब ये शर्ट बेकार, कुछ भी करके हम इसको ठीक नहीं कर सकते। क्या करें? इसको क्या बुलाते हो आप पता है अकाउंटिंग भाषा में? स्क्रैप। कूड़े के भाव में बेच दो, ऐसे ही वर्ड बोलते हो, क्या पता है? कूड़े के भाव में बेच दो। तो क्या इसको कूड़े के भाव में भी बेच सकते हैं? यानी एक तरीके से क्या स्क्रैप ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या बोला आपने? सर अगर अच्छा बन सकता है तो बना दो, नहीं बन रहा है तो कूड़े की तरह भेज दो। अच्छा, खराब होने का तो प्रोसेस कभी भी हो सकता था। मान लो बटन लगाए नहीं थे, बट उससे पहले ही पेंट गिर गया, तो भी वो शर्ट क्या हो गया? खराब। उसको WIP बुलाऊं कि कंप्लीटेड बुलाऊं? कंप्लीटेड बुलाऊंगा। क्यों पता है? अब उस पे और काम तो नहीं करना है। कुछ वर्ड बोला सुने, उस पे और काम तो, क्यों और काम नहीं करना? पता ही चल गया खराब है, यानी इनडायरेक्टली उसका DOC कितना हो गया पता है? 100%। कारण इस पे हमको फर्दर काम, अगर कोई चीज में और काम करना नहीं है मतलब वो काम उस पे क्या हो चुका है? कंप्लीट मेरे लिए। हाँ, इसीलिए कंप्लीटेड यूनिट्स यानी फिनिश गुड्स के दो टाइप आए। क्या क्या? गुड और एक क्या? यानी ये जो डिफेक्टिव यूनिट्स है वो किस हेड के अंदर आते हैं देख लो एक बार? कंप्लीटेड यूनिट्स। कंप्लीटेड यूनिट्स इंक्लूड्स, बोलो क्या? इनकम्प्लीटेड नहीं, गुड एज वेल एज डिफेक्टिव। अगर ये डिफेक्टिव क्या हो सकता है? वापस ठीक, तो खर्चा इनकर करके ठीक कर दो। नहीं हो सकता तो यहां से क्या कर दो? स्क्रैप की तरह बेच दो। पक्का इसका भी कहीं एडजस्टमेंट होगा वापस से ऊपर। नहीं सिखाऊंगा अभी, कहाँ होगा नहीं सिखाऊंगा अभी, बट सोच रहे हो धीरे धीरे क्या गजब गजब बात ला रहा है बीच बीच में। शुरू में नहीं बोला जानबूझ के, लिखाऊंगा तो समझ में आएगा। तो उसको ना हम इनकम्प्लीटेड बोल पा रहे हैं, बट हाँ ये तो पक्का उस पर और काम नहीं करना है। तो सर एज पर डेफिनेशन आप बोले थे वो गुड्स जिस पे सारा काम हो चुका है। हाँ तो सारा काम हो गया सर, क्योंकि और काम करना नहीं है, इसीलिए वो किसके अंदर चला गया? कंप्लीटेड यूनिट्स, फिनिश गुड्स के अंदर। बट इट कैन बी डिफेक्टिव, और अगर डिफेक्टिव है तो दो ऑप्शन अवेलेबल है। क्या? उस पे थोड़े और खर्चा करके उसको वापस क्या बना दो? गुड। और अगर ना हो पा रहा है फेंक दो इसको और सिर्फ क्या निकाल लो? गुड। बोलो डन है सबको? अब वो कैसे फेंक के उससे जो सेल्स का रेवेन्यू का रिकॉग्निशन होगा कहां करेंगे? भाड़ में जाए सब बात। बट क्या टाइप्स ऑफ गुड्स प्रेजेंट होते हैं समझ में आ रहा है? तो बताओ कैन बी क्या लिखाया? गुड और डिफेक्टिव। एक चीज लिखा DOC कैन बी
लेस देन 100, तो सारा खर्चा लगा नहीं है शिवम, गलत बात मत बोलना कि सारा खर्चा लग चुका है। खर्चा नहीं भी लगाओ और खर्चा तो नहीं करना है। अच्छा लगा है वर्ड क्या? यानी नो फर्दर बोलो कॉस्ट इज टू बी इनकर्ड, करेक्ट। इसीलिए इसको हम किस कैटेगरी में डाल दिए? कंप्लीटेड यूनिट्स यानी फिनिश गुड्स कैटेगरी, है ना। अब आओ लिखना, बट इफ डिफेक्टिव गुड्स कैन बी क्या रेक्टिफाइड, तो बताओ क्या कर सकते हो? कैन बी रेक्टिफाइड, then incur some rectification cost and convert it into, बोलो, हाँ, वेरी गुड वर्ड, गुड यूनिट्स, बोलो हाँ या ना। अच्छा लगा ये बात? एकदम प्रैक्टिकल सिनेरियो होता ही होगा सर, कि कभी होता होगा सिलाई फट गया, वो बोलता ना अरे यार इस पे तो यार वापस काम करवाना पड़ सकता है, और कभी लगता होगा अब तो सर ये बेकार हो गया, जैसे आयरन चिपक जाता था घर पे भी, मम्मी लोग बोलती अरे शिट गंदा हो गया, अब वो आयरन चिपक गया तो उस चक्कर में वो शर्ट खत्म, तो फेंक दो। वही चीज हो सकता है ना, कहीं भी काम तो हो गया सर बट आयरन चिपक गया, अब इसको हम चाह के भी ठीक नहीं कर पा रहे, कोई बोलता है नहीं इसको काट के वापस नया कपड़ा डाल दो, बोला अच्छा नहीं लगेगा, तो बोला तो फेंक दे, कूड़ा के बाद में दे इसको, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, पर ऐसा कुछ काम है जिससे हम उसको ठीक भी कर सकते हैं तो कर लेंगे, और उसको फिर गुड यूनिट्स में तब्दील कर देंगे अगर कुछ मिनिमम कॉस्ट में काम हो रहा है तो। और एकदम सही बात है कि नहीं? तो सोचना ये सब बात होता ही होगा आपके साथ भी, तो यहाँ पे भी होता है। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका बताओ, बट इफ क्या बताओ? डिफेक्टिव आइटम्स या यूनिट्स हाँ कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, तो क्या करोगे? देन ट्रीट इट एज अ स्क्रैप, तो उसको स्क्रैप की तरह ट्रीट कर दो। अब स्क्रैप के ट्रीट करने से जो पैसा आएगा बेच के उसका क्या, भाड़ में जाओ तुम लोग, अभी हम नहीं बताते उस सब, हम तो सोच खोल रहे हैं तुम्हारे दिमाग के अंदर, जिससे अब तुम सोचो। जैसे तुम अपना 11-12 का किताब, वैसे बहुत कम ही होगा तुम्हारे केस में कॉपी वॉपी, तो बेच के जो 8 रुपया किलो उठाए थे उसको क्या ट्रीट करते थे, दिमाग लगाना और सोचना। कोई भी चीज खरीदते और उसको फिर सस्ते दाम में बेचते हैं तो तुम क्या उसको बोलते हो, सोचना। पता है तुम यही बोलते हो उसका नेट कॉस्ट इतना ही पड़ा, मतलब सर मेरे लिए, कारण इतने में तो लिए थे सर बट बेच के वापस इतना आ गया, मतलब नेट सर मेरे को तो इतना ही पड़ा। जब आप एक्सचेंज कराते हो आप ये सब चीज सोचते हो कि नेट कॉस्ट तो उतना ही पड़ा, यानी आप उसको रेवेन्यू नहीं ट्रीट करते, डैश ऑफ कॉस्ट समझते हो, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। दूसरा वर्ड रिकवरी ऑफ कॉस्ट। क्या वर्ड बोले सुने? क्या मतलब हुआ रिकवरी? कि कुछ खर्चे लगे थे इनडायरेक्टली रिकवर कर लिए, सर पूरा नहीं आया थोड़ा आया, तो इसीलिए तो क्या बोले जो भी आया। जैसे किताब का खर्चा तो सर क्लासमेट का खरीदे थे, 80 रुपये का कॉपी था, किलो के भाव में बेचे, पता चला 200 ग्राम का कॉपी है, तो सर आया तो 2 रुपया उसका, 80 रुपये का चीज का 2 आया, हाँ तो 2 रुपया कमाई थोड़ी हुआ सर। ये बोलेंगे कि कॉपी का खर्चा 78 लगा, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? वो सर हम तो अपने जेब में डाल लेते हैं, 80 मम्मी पापा का लगता है, 2 रुपया हमारे जेब में जाता है, बेच के जो आया मेरा के कॉपी का पैसा है मेरे को दो, इसका हम पार्टी करेंगे। बोलो ट्रीटेड एज व्हाट बताइए? स्क्रैप। इजी लगा सबको कंसेप्ट? पक्का। अब किसके बारे में सीखना है बताओ? ये हो गया किसके बारे में? फिनिश गुड्स। किसके बारे में? इधर, हाँ वो उसके लिए बोला, अगर डीओसी क्या दिख रहा है लेस देन 100% और पता चल रहा है डिफेक्टिव यूनिट्स में अगर फर्दर कॉस्ट इनकर नहीं करना तो ये तो यहां चला गया, बट इफ पॉसिबल लिखा तो कैन बी, तो इनकर सम रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, और उसको फिर मैं डिफेक्टिव कैसे बोल सकता हूं? अल्टीमेटली क्या वो डिफेक्टिव है? कंक्लूजन क्या है? वो क्या बना? तो वो इधर चला गया ना, मतलब डिफेक्टिव अंत में जाके कौन से हैं जिसपे और काम नहीं करना। डिफेक्टिव था, काम कर दिए, कहां चला गया? अल्टीमेटली गुड में।
अब बताओ वो कहाँ है डिफेक्टिव में? तो डिफेक्टिव के डेफिनेशन से तो निकल गया, तो वो कहीं बीच में था, समझ गया? अब डिफेक्टिव है अल्टीमेटली कुछ नहीं हो सकता और उसका, तो वो डिफेक्टिव। बट डिफेक्टिव के बाद गुड हो रहा है ना, तो गुड ही कहलाएगा ना। बोलो ठीक है ना ये सब बात? चलिए ठीक है, अंग्रेज है थोड़ा इंग्लिश का बात पूछेगा ना मेरे से। बोलो डन है सबको, पक्का? चलिए इतना लिख लिए, तो अगला गुड का नाम बोलो, WIP लिखो यहीं पे इसी के अंदर। WIP फुल फॉर्म, हाँ हमको मालूम था यही तुम बोल पाओगे। WIP का फुल फॉर्म वर्क इन प्रोग्रेस और इनकम्प्लीटेड यूनिट आर दोज गुड्स whose DOC ब्रैकेट में परसेंटेज, फुल फॉर्म आप लिखोगे। अभी आपको प्यार नहीं हुआ है सब शब्द से, जिस दिन आपको प्यार हो जाए ये शॉर्ट फॉर्म से आप भी लिख सकते हैं। अब कोई पूछेगा सर एग्जाम में अलाउड है क्या? मार खाएंगे। अभी तुम एग्जाम तक पहुंचे हो, तो अभी ये सब बात क्यों करते हो कि इंटर में भी ये लिख सकते हैं क्या? अभी इंटर में आओ फिर बात करेंगे। अभी ये सब मेरे साथ बात नहीं, उज्जती नहीं। अभी आप फुल फॉर्म लिखो, जब प्यार हो जाए तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना। एग्जाम में लिख सकते कि नहीं बात का बात है, अभी हम नहीं बोलना चाहता, रीजन है उसका एक और कुछ नहीं। तो DOC फुल फॉर्म बताइए प्लीज, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ट्राई लो अब इंग्लिश भाषा। रोहन इज लेस देन इन किस रिस्पेक्ट? इन ऑल रिस्पेक्ट, इन ऑल रिस्पेक्ट, इन एनी रिस्पेक्ट। करेक्ट इंग्लिश वर्ड। ऑल क्यों नहीं? सोच, तुम ऑल बोला, क्यों नहीं ऑल? एग्जाम्पल सोच जो अभी दिया था आयरन वाला, क्या काम हो चुका है उस पर? मटेरियल का सारा काम, यानी मटेरियल का DOC तो कितना है, बट लेबर और ओवरहेड का अभी भी कितना होगा? 80, 70, 60, 8, 90 जो भी। तो किसी भी रिस्पेक्ट पे 100 से हल्का सा भी काम बचा है तो वो क्या है? WIP। लिखने का तरीका क्या होना चाहिए पता है? उस DOC इज लेस देन 100% इन एनी रिस्पेक्ट। देख रहे हो वर्ड कैसे चेंज हुआ? अब ठीक है इंग्लिश बाबू मेरा। चलिए लिख सकते हो अब आप लोग भी। तो DOC इज क्या? लेस देन 100% इन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एनी रिस्पेक्ट। ऑल नहीं। वाई नॉट ऑल के लिए आप ब्रैकेट में एग्जाम्पल लिख सकते हो, जो सर ने वो शर्ट का आयरनिंग का बताया था, उसमें क्या हो चुका था बताओ? मटेरियल तो पूरा लग गया था, बट लेबर और ओवरहेड इनकम होना। ऑन द अदर हैंड एक एग्जांपल लिया था जहां वो देखते ही बोल दिया सर एक ही बटन लगाया, अब वो शर्ट ऐसे खुल रहा है, तो सर उसका बटन लगाइए, और तो उसमें क्या बच गया? मटेरियल भी लेबर भी, दोनों ही क्या है? इनकम्प्लीटेड गुड्स। जरूरी नहीं है कि मटेरियल का काम हो गया तो वो कंप्लीटेड बन गया। बोलो डन है? किसी भी रिस्पेक्ट पे कुछ भी काम बचा है तो वो इनकम्प्लीटेड है। लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने आपको लिखाया। अब मेरी तरह तुम सुंदर डायग्राम नहीं बना पाओगे, इसीलिए ऐसा बोला, ऐसे श्रिंक तो तुम दिखा ही नहीं पाओगे। सल आया हुआ सल, अपने भाषा में लिख सकते हो, नहीं तो याद नहीं रहेगा फिर कि क्या बोले थे। एग्जाम्पल से याद रहता है लोग। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं वो सब लिखूं, क्योंकि मेरा वो इंग्लिश बहुत खराब है लिखने में। होता ना, सल आया हुआ था वाला शर्ट हम लिख ही नहीं पाएंगे। हम सल को क्या लिख देंगे पता नहीं। लिख लिया? बताओ तो सल का स्पेलिंग। लिखे कैसे सल? व्हाट्सएप में कैसे लिखोगे सल आया हुआ? SH सल, शल, शल आया हुआ है। इसमें भी तेरा अपना ते वो इंग्लिश टोन डाल दिया ना, शल आया हुआ है ना? जी, जेड नहीं, जी। सल, SAL, बस सल। छोड़ो। डबल ए डालेंगे तो बोलोगे साल हो गया, SALE डालेंगे तो बोलेगे सेल हो गया, तब तो हो गया था। छोड़ दो, रहने दो, बेटर है रहने दो। बस सल ऐसे ही दिखा दिए सर, सल आ गया। बोलो डन है? पक्का?
तो हमने दो चीज सीखा आज, और क्या, फिनिश गुड्स और WIP। फिनिश गुड्स में दो टाइप, गुड और डिफेक्टिव। डिफेक्टिव भी गुड बन सकता है, नहीं तो डिफेक्टिव की तरह ही बिक सकता है। ओके है सबको, बट डिफेक्टिव को तुम इनकम्प्लीटेड मत बोल देना। ओके चलो, तो इस तरीके से हमने पहले दो भाषा समझा, WIP और फिनिश गुड्स। आओ नीचे अब, स्टॉक एडजस्टमेंट ऑफ फिनिश गुड्स and its valuation. Stock adjustment of finished goods and its valuation. Ready? Ready? Okay. अगर रेडी हो तो मेरे को बताना, COP क्या रिप्रेजेंट करता है? अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फुल फॉर्म रिप्रेजेंट क्या करता है? कॉस्ट रिलेटेड टू, बोलो। अब ऐसे बोलूं, गुड कंप्लीटेड यूनिट्स। अब तो तुमको बात समझ में आ गया होगा ज्यादा। उधर क्या लिखाया था देखे थे? उधर क्या लिखाया था देखो, क्या ब्रैकेट में क्या लिखाया था, बट अब क्या लिख रहा हूं देखे। क्यों पता है? पक्का इससे पहले क्या एडजस्ट हो चुका होगा, वो रेक्टिफिकेशन वाला काम। तो अंत में जाके क्या आएगा COP में? गुड कंप्लीटेड यूनिट्स। अच्छा लगा ये वर्ड वापस से? तो यहां टिक करना, वहां नहीं। मेन स्टेटमेंट में तो कुछ मत लिखना अब जाके, अब जो लिखेंगे नीचे लिखेंगे, ताकि जब फाइनली जो पूरा डिटेल स्टेटमेंट बनाएंगे वहां एक एक बात तुमको लिखाऊंगा। अभी समझो वो एक एक वर्ड क्यों चेंज हो रहा है, तो पक्का वहां एक और एडजस्टमेंट आएगा, फिर वो सेल ऑफ स्क्रैप और रेक्टिफिकेशन का, और तुमको फिर पता चल रहा है वो कहां आएगा। होपफुली होपफुली बोलो डन है। कॉस्ट रिलेटेड टू क्या? गुड कंप्लीट। इससे क्या जोड़ते हो? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये क्या है? ये क्या है? मीनिंग बताओ। हाँ ये सर ओपनिंग स्टॉक है। क्या है ये? वो माल जो पिछले साल गुड था बट बिका नहीं, है ना, और इस साल बिक सकता है ना, बिकने योग्य है। बोलो हाँ या ना। तो बताइए ये क्या है? सर दीज आर कॉस्ट रिलेटेड टू स्टॉक विच were unsold in last year या पीरियड, जो भी। कॉस्ट रिलेटेड टू द स्टॉक विच वेयर अनसोल्ड इन लास्ट ईयर। सही लगा भाषा? चलो, इन दोनों का टोटल को भी एक नाम दूंगा, ट्राई लेते हैं हिंदी में वापस से। ये ऊपर वाला क्या है? COP। साल, साल बोले ना, अब साल साल नहीं, क्या इस साल बना, करेक्ट। ये भी क्या है? इस साल बना कि पिछले साल बना? ओके, पिछले साल, PPP ठीक लिखा हूं, छोड़ो, पिछले साल बना। बट बना भले ही पिछले साल हो, इस साल हो, इस साल बना एंड इस साल बिक गया। ओ बी, अब तुम बी लिखना, बिक सकता है। अब बोले थे ना हम लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सकता है। तो ये बताओ इसका भी क्या है? पिछले साल बना एंड इस साल बिक सकता है। बिका कि नहीं पता नहीं, बट बिक सकता है। बिक बिक, करेक्ट। तो इसको एक नाम देते हैं, ट्राई लो। क्या पगले, यानी वो माल जो इस साल बिकने योग्य है, और इसको इंग्लिश में बुलाया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये कभी कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में नहीं दिखेगा, बट अलग से कई बार सम्स दे देता है, तो आपको पता ही नहीं चलता है क्या मतलब होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मतलब वो गुड्स जो इस साल बिकने योग्य है। क्या क्या बिकने योग्य है? जो इस साल काम हुआ और इस साल बन गया, और एक जो लास्ट ईयर बना था और इस साल बिक सकता है। तो बताओ ये दोनों गुड मिला के क्या डेफिनेशन आया एक नया?
COGAS, फुल फॉर्म प्लीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लिखोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ऑनलाइन लाइव ओके है। हिंदी में बोले तो वो गुड जो इस साल बिकने योग्य है। बस तो मस्त। पक्का। अब इससे क्या माइनस करेंगे? ओ वो क्या होता है? हाँ जो इस साल, सही बात यही लिखना चाहिए, कॉस्ट रिलेटेड टू स्टॉक विच वेयर विच आर, बोलो, अनसोल्ड दिस ईयर। हाँ या ना बताना। है ना? हिंदी में बोले तो क्या हुआ होगा, ये कैसे लिख सकते हैं? जैसे ऊपर लिखे आप, इस साल बना, इस साल बिक सकता है, पिछले साल बना, इस साल बिक सकता है, इस साल बना बट अगले साल बिक सकता है, रॉन्ग। इस साल बना बट बिका नहीं, रॉन्ग। हाँ कुछ भी हो सकता है दोस्त, ओपनिंग भी तो अभी अनसोल्ड हो सकता है, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग हो ही नहीं सकता? फीफो के हिसाब से नहीं हो सकता, बट तरीके थे ना कई अलग। तो ऐसे बोलना गलत है जो वो बोला। यस जी बोले इस साल बना बट बिका नहीं, क्या मालूम कौन सा वाला है। समोसा की दुकान में जाओ, उनका अनसोल्ड आइटम कौन सा रहता है पता है? जो सबसे पहले बनता है, उनके क्लोजिंग स्टॉक में उनका ओपनिंग स्टॉक रहता है। कि कोई भी खाने जाता है, गरम गरम है क्या, ठंडा वाला नीचे पड़ा रह जाता है बेचारा, और वो पड़ा ही रह जाता है। यानी वहां कंसेप्ट है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तुमको मजाक लग रहा होगा, बट बता दूं, ये सब पेरिशेबल कॉमोडिटीज और ये सब फूड इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है। इसलिए आप देखते हैं बेकरी इंडस्ट्री में जो माल होता है ना, वो पहले वो लोग चाहता है कि सल्टा दे जो कल वाला है, डेट एक्सपायरी जिसका नियरेस्ट है वो वाला पहले सल्टा है, चाहे वो ब्रेड हो चाहे वो केक हो। अगर वो ही एक दिन बाद हो जाता है, एक्सपायरी आ जाता है, तो उनका तो वो ओपनिंग वाला रह जाता है। अपने खुद ही जाके बोलते हैं भैया ये नया है, फ्रेश है, तो वो हाँ फ्रेश है, झूठ बोलता है तुमको, 3 दिन पुराना है, फ्रेश है, एकदम फ्रेश है, आज ही तो आया है। तो वहां एक्सपायरी नहीं लिखा हुआ है केक के दुकान में। बट हाँ उनको भी मालूम है क्या कैसे करना है। ऑल दो जो वेस्ट होगा वो कक्का क्या होगा, कल वाला माल। बोलो हाँ या ना? तो उनका तो स्टॉक में क्या बचता रहता है, ओपनिंग स्टॉक। सोचा करो अपना क्या लगता है पता है? इन अकाउंट्स वी हैव लर्न देयर आर टू मेथड्स, ईदर फीफो और वेटेड एवरेज। लीफो इज नॉट यूज्ड, घंटा। every method can be used, but वैल्यूएशन टेक्निक अकाउंटिंग प्रिंसिपल अलग सिखाता है, एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन एकदम अलग है। वो समोसा वाला अगर फीफो लगा दे तो वो फंस जाएगा, लोग खाना ही नहीं जाएगा। अरे भैया ठंडा कचौड़ी दे दिए, पागल है क्या, एकदम गरम गरम बनाइए। ब्रेड पहले से, पाव जी खाता ना, ब्रेड पहले से सेका हुआ रहेगा तो नहीं लेगा, अरे तो ठंडा हो गया, गरम गरम सेकिए वापस, तभी लेंगे। अरे घर जाके बोल देते हैं मम्मी ठंडा पलका दे दिए, इसको तो वापस रख दो, मेरे लिए गरम गरम चढ़ाओ। और वो बेचारा वो वहीं रह गया उसके डब्बे में, है कि नहीं? सोचिए। तो ऐसा अगली बार से बोलना ही मत मेरे को कि सर लीफो कैसे हो सकता है। मैं तो एग्जाम्पल दे सकता हूँ अनगिनत, बेकरी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स इस पे बेस्ड। हाँ समझ में आता है सब बात? चलो छोड़ो वो सब बात, अभी बताओ क्या लिखना चाहिए तब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में, बोलो। बस सीधा सा बात है, वो यूनिट्स जो इस साल बच गया बट बना हुआ था, बना हुआ था कब, कभी भी, उससे मतलब नहीं है। यानी क्या, वो यूनिट्स, या वही जैसे भी लिखना है लिखो, यूनिट्स जो, बहुत डिफिकल्टी हो रहा है मेरे को, इस साल नहीं बिका, बिका, ठीक है, जो इस साल नहीं बिका बट बना हुआ था,
यस आई डिड इट। बहुत मुश्किल था ये मेरे लिए, बहुत मुश्किल। हमको कल परसों में आता था ना, कई बार मैसेज आता था, पहले पहले तो हमको लगता था गाली दे रहा है, हम वापस सुना देता था तुम ये। ऐसे एक मैसेज आया था KKRH, हम बोला तुम KKRH, बोलता है क्या कर रहा है पूछ रहा था, हम बोला तो सीधा सीधा लिख भाई KKRH, बोला तुम KKRH, हमको लगा गाली दे रहे। हम लोग के लिए तो सारा शॉर्ट फॉर्म वही था, मतलब ये सब क्या लिखना चालू कर रहा है लोग KKRH, हमने इतना सा तो है KKRH। छोड़ो, फोन करके पूछ ले क्या कर रहा है। इसलिए हम अपना कॉलर ट्यून नहीं लगा के रखा है, वेयर आर यू नाउ। मेरे को मिलाओगे तो यही सुनाएगा तुमको, वेयर आर यू नाउ। एलन वॉकर का गाना ही लगा के इसलिए रखे हम। बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया क्या? क्या है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? अब बताओ, कॉस्ट रिलेटेड टू सोल्ड यूनिट्स। अब बताओ कौन सा कॉस्ट रिलेटेड टू सोल्ड यूनिट्स? प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट। क्या बोलोगे सुने? कारण इसमें अभी एक खर्चा और लगना बचा है, सेलिंग रिलेटेड कॉस्ट। तो सर अभी तक तो आप वो बात नहीं की है, क्योंकि अभी तक हम प्रोडक्शन वर्ड ही चला रहे थे, इसलिए आपको अविनाश सर भी बोलते हैं कि स्टॉक वैल्यूएशन में सेलिंग कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होता। तो स्टॉक के वैल्यूएशन में हम कभी सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते, इसके बाद से करते। तो जो ये COGS आता है वो वापस से क्या है? कॉस्ट ही, बट कौन से रिलेटेड? प्रोडक्शन रिलेटेड। अब मैं वो वर्ड लिखूंगा, अभी तक इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि नाम ही वही था COP। अब मैं लिखूंगा क्योंकि COGS में यही कंफ्यूजन आता था कि सर इसमें क्या सेलिंग का खर्चा है कि नहीं है, नहीं है। हेंस दिस इज व्हाट, बताइए कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? प्रोडक्शन नेचर रिलेटेड टू, बोलो, सोल्ड यूनिट। वो खर्चे जो माल बिके उसके लिए। अच्छा लगा भाषा? अगली बार से सारे भाषाएं याद रहेंगी। हिंदी में अगर पढ़ लोगे और ऐसे समझ लोगे कि हाँ यार यही तो हम लोग दिन भर देखते हैं, तो कभी तो दिक्कत होगा नहीं पहली बात तो वैल्यूएशन करने में। अब हमको सिखाना है इनका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इसी में चालू करें, लिखो एग्जाम्पल नंबर 1 आज का। बहुत दिन बाद सर कुछ मचकाएंगे कैलकुलेटर अब हम लोग, चलो मचकाते हैं। लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, मजा आ जाएगा ला, मस्ती। हमको तो गुड्डा गुड्डी के साथ खेलना है, यानी तुम लोग के साथ, क्योंकि ये तो मैंने सुना है तुम लोग को आता है। अविनाश सर बोले वो लोग कर देंगे हमारा, ठीक है पूछता। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो। COP ब्रैकेट में 10,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू रुपीज 100 lakhs इज इक्वल्स टू रुपीज 100 lakhs। ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट में 2,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 18 lakhs। ठीक है, $9,000 units were sold during the year. You are required to calculate value of closing stock and hence COGS based on different valuation. क्या 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 क्या? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सॉरी, हाँ कहाँ, कौन पूछा? आप फाउंडेशन नहीं पढ़े हुए होंगे हमसे, फाउंडेशन ये लोग बोल भी नहीं सकते हैं, हिम्मत नहीं है, लोग भी अब ऐसे ही लिख देता है, बोला छोड़ना।
value of closing stock and hence COGS based on different valuation techniques. A, LIFO. B, LIFO. C, simple average. B के बाद C के बाद D, weighted average. FIFO का मतलब हाँ था फुल फॉर्म आएगा। अब तुम पकड़ ही लिया एकदम तुम लोग को। मतलब पूछते ही तो छट्टा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले बना वो पहले बिकेगा ना, और लिफो मतलब जो बाद में बना वो पहले बिकेगा। हम इसको समझाता है एक अलग तरीके से, बट लोग थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं वो तरीके से। क्या क्लास में बोला था ना, हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट गजब चीज है। जब खाना खाते हैं और बाथरूम जाते हैं, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। खाना खा के जब उल्टी करते हैं, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या हुआ? व्हाई आर यू वॉचिंग माई फेसेस? आई एम हैविंग मेनी फेसेस। शैतान वाला भी है और अच्छा वाला भी है। कभी देखे नहीं सर अच्छा वाला आपने? गुड्डा गुड्डीज, लेट्स वर्क। एक आप ट्राई लो, फिर हम बताते हैं। यानी पहला फीफो आप ट्राई लो। पहले ये तो बता दो क्लोजिंग स्टॉक में कितना माल बचा है। मैं तो वो भी नहीं बताया, मैंने तो बस बोल दिया 10,000 बना, 2,000 पुराना पड़ा था, 9,000 बिका, तो कितना बच गया कैसे पता चला? 3,000, 10 था 9 ही बिक गया, तो वो पहले का 2 भी तो पड़ा है, तो यानी नेट में कितना बचा है। पहले तो ये एक बात, तो ये यूनिट्स का कैलकुलेशन हुआ, वैल्यू बाद में, पहले तो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ही नहीं पता। तो आइए पहले क्या निकालेंगे यहां बताइए, हम बोलो। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स कैसे निकलता है सर? सर ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन, यानी वही सीओपी इन यूनिट्स, जिसको आप बोलो प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, है ना, माइनस क्या बताइए, सोल्ड यूनिट्स, तो जाके हमारा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। कितना पड़ा था घर पे पहले से? 2,000। कितना बना, कितना बिक गया, तो कितना अभी भी बचा है। अब हमको इस 3,000 का वैल्यूएशन करना है और उस हिसाब से हमको हर बार COGS निकालना है। मतलब अब गेम इज ऑन वैल्यूएशन ऑफ दिस 3,000 यूनिट्स बेस्ड ऑन 4 मेथड्स। मुझे तो अविनाश सर ने बोला ये लोग कर देंगे, तुम मत सिखाना। मैं बोला ठीक है, पहले इन पे करने देते हैं, फिर हम सिखा देंगे अगर नहीं कर पाए। चार क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, 4 COGS का वैल्यू, रेडी है? तो वो तो क्या करना है, प्लस माइनस। हम्म हम्म चेंज कर ले वापस वाला हाथ में, तेरे को अपना वाला दबाने मत। बी पॉजिटिव विद दिस। हम दे सकते हैं क्योंकि मेरे पास 4-5 तो आई कैन शेयर। ओके ओके, फीफो किसी का रेडी है क्या? फीफो हाथ ऊपर, फीफो रेडी है? फीफो 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 सर आता ही नहीं है सर, रेडी कहां से होगा? सिखाइए तो सर। ऑफ कोर्स मेरा कर्तव्य है सिखाना, पैसा दियो 1,000 ही भले ही, बट कर्तव्य है सिखाना। कर्तव्य इसलिए है क्योंकि
मैं ये मान ही नहीं सकता आपको आता है, और मेरा अजम्पशन ऑलवेज राइट। बट हमको तो अविनाश सर का भरोसा था, वो बोले देखना ये लोग मेरा ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेगा। हम बोला देख लेंगे। तो वो यहां से देख रहे हैं अभी तुम लोग, हो रहे भगवान। ओ स्पाइकी डूड इज हेयर ओनली, नील नरीन। ले फीफो से ही दो दो आंसर अलग। चलो कितने लोग का फीफो का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन डन? वापस से पूछ रहा हूं, फीफो का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन डन। ओके, पीछे लास्ट बेंच सर नाम देवांश जी, क्या हुआ, कहां दिक्कत आ रहा है? 3 लाख, 30 लाख, किनका किनका 30 लाख आ रहा है हाथ ऊपर? 30 लाख, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एनी अदर आंसर? 20 लाख टाइप, 19 इधर, 30 पीछे निकाला नहीं, इधर दोनों दीदी उधर, 30 इधर, रोन फीफो फीफो क्या आ रहा है? 28 लाख आ रहा है। हाँ वो भी आंसर है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं ना। आदित्य मस्करा फीफो क्लोजिंग स्टॉक 28। आयुष पहले 20 फिर 30। वाह सर देख लिए तो सर, हाँ बॉडी है ना, मारिएगा इन। आप पेंट और पहनाया है, आप तो बोले थे ना ये कर देंगे, मुझे पहले से पता था। सर ने कहा था इनका फाउंडेशन हो, नहीं 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 ये नहीं बोला, ये नहीं बोला था। सर ने बोला था इन्होंने फाउंडेशन में सीखा है। मैं बोला अच्छा, तो तब तो इनको आगे इंटर में शायद दरकार पड़े, शायद। अब इतना वैरायटी अगर आएगा तो मैं क्या करूं बोलो? ऑनलाइन लाइव में बोलो, सब सब चुप है बेटा, बोलना भी नहीं चाहते। आदित्य मस्करा बोला है, मैं मस्करा बॉय, और आयुष गोयल बोला 28 आया, चेंज हुआ, चेंज हुआ। हमको भी फीफो ही रुक जाना करके, तुम आगे तक मत बढ़ना, हमको तुमसे उम्मीद ही नहीं है आगे का। मतलब हम पहले तो उम्मीद लगा रहे सिर्फ कहां तक, फीफो राइट बोल दो। हाँ कोई करना चाहता है तो कर ले, अगर फटाफट कर ले तो, जैसे ये तो कब का करके बैठा है। बट हम अब पूछेंगे क्या राइट क्या रॉन्ग। ओके, अलग अलग आंसर। आदित्य मस्करा फिर चेंज बोला, सर सॉरी सॉरी सॉरी, 30 पकड़ लीजिए। जो 28 बोला वो 30 में चला गया, और जो 30 बोले थे वो 28 में चले गए। तो गुड्डा गुडीज, कैन आई स्टार्ट? तेरा क्या आया अब? कुछ आया कुछ? हाँ तुम बोला था 30। हाँ ऑलमोस्ट सबका कुछ ना कुछ आया है, और मैक्सिमम लोग कॉमन है। 30 मैक्सिमम लोग कॉमन में है। देखते हैं ये कॉमन अनकॉमन था कि अनकॉमन कॉमन था। ठीक है, चलो फीफो का मतलब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं नहीं वो भी क्या कर रहा है, जो पहले आया पहले जाएगा, मतलब हिंदी तो कर रहा है उसका, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। देखो अब डेफिनेशन, यही गड़बड़ कर रहे हो आप। देखना यहां प्लीज, आगे मत बढ़ना। अगर आपको लग रहा है आप राइट हो फिर भी सुनना, ताकि अगली बार बाकी फॉर्मूलाज में गलती ना हो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि ये जो माल बिका है ना सर 9,000, इसमें 2,000 का एलिमेंट है पहले तो, उसके बाद रिमेनिंग कितना कहां से बिका होगा, वो 10,000 जो इस साल बना। हेंस ये जो 3,000 घर पे पड़ा है ना सर, उसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर प्रोडक्शन का अंश है, उसमें ओपनिंग का 1 पैसे का अंश नहीं है। अंश समझते हो, मतलब हिस्सा नहीं है। हाँ
पोर्शन नहीं, कोई पोर्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका पोर्शन है? इस साल। क्योंकि वो जो 9,000 बिका है ना, वो पहले 2,000 वाला है और फिर 7,000 जो और बचा वो करेंट ईयर प्रोडक्शन से। तो बचा हुआ 3,000 जो है वो पक्का का पक्का कहां से है? जो करेंट ईयर है उसमें ओपनिंग का अंश कोनी। बोलो ओके लग रहा है बात? पहला तरीका हिंदी बोलने का, जैसे वो बोला जो पहले आया पहले जाएगा, वो तो मेरा इंग्लिश का हिंदी लिखा, बट बोलने का तरीका ऐसे नहीं है। पहले सेल्स के माध्यम से सोचो। अब सुनना, क्या इसका मतलब पक्का है ये 2,000 ही पहले बिका होगा? ये हाँ तो मत ही बोल देना, क्यों? मैं बताता हूं। आप वैल्यूएशन कैसा भी करो, आपको सच में पता नहीं होता क्या हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ बुक्स आती हैं, हम लोग फीफो लगाते हैं बुक्स के वैल्यूएशन के लिए। क्यों? अलग अलग रेट ऑफ बुक्स होते रहते हैं, बार बार पेज का कॉस्ट चेंज होता रहता है, बट हम लोग फीफो लगाते हैं। हमें खुद को भी नहीं पता होता वैल्यूएशन फीफो लगा रहे, बट नीचे वाला आदमी लोग हो सकता है जो नया माल पटका उसी से पहले दे रहा है। वैल्यूएशन टेक्निक बुक एंट्री के लिए हो रहा है, रियल में स्टॉक कौन सा जा रहा है घंटा पता चल रहा है। यही बात बोले थे केक में, वैल्यूएशन भले ही तुम कैसे कर लो, हो क्या रहा है उससे तुम नहीं बता सकते। तो वो आदमी लोग क्या करते हैं पता है? जब पैकिंग वाला काम होता है ना, पैकिंग वाला स्विगी जोमेटो, उसमें वो नीचे वाला समोसा डाल देते कि घर जाके तो बेचारा क्या करेगा, गरम करेगा ही नहीं, तो उसको दिख थोड़ी रहा है, अवन में गरम करके थोड़ा सा दे देते हैं, ताजा ताजा ही तो समोसा दिए। और जो सामने खा रहा है वो क्या मांगेगा पता है? अब भी जो तले वो दीजिए, तो ना गरम गरम होना चाहिए। अविनाश सर तो ना पागल हो जाते हैं देख के, कचौड़ी कचौड़ी, तो जो गरम गरम होना चाहिए वाला बात है वो तो हम सामने खड़े हैं तो कर रहे, बट भेजते वक्त तो हम कुछ भी भेजे, आया ना। और यही चीज हमारे साथ होता है, हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए फीफो कर रहे, हम अपना इन अकाउंटिंग पर्पस के लिए भी फीफो कर रहे, बट घंटा हम लोग रियल में फीफो यूज करते होंगे नीचे। क्योंकि ऐसा अगर करने लगे ना, हिसाब किताब भी नहीं रख सकते इतना, आप वो आदमी लोग को नहीं पर उठ पाएंगे, क्योंकि वो लोग वो काम नहीं समझेंगे। वो ऐसे नहीं करेंगे, उल्टा टंगाएंगे, पहले बोलेंगे ये निकाल, पहले वो आया उस पर पटक दिए, अब वो पहला बुक जो निकले निकले, सेम ही तो है सब, उनको थोड़ी मालूम कि पेपर का कॉस्ट अलग अलग लगा है दोनों में। हाँ वैल्यूएशन वैसे ही हो रहा है, ये मानते हुए कि पहले वो निकला होगा। प्लीज अगेन यही बोल रहा हूं, रियल स्टॉक्स जो दिखते हैं वो भी इस माध्यम से हो, ये तो बस एक तरीका है क्या करने का, वैल्यूएशन। असल में सच में उस 3,000 में 2,000 का कोई अंश ना हो, हम नहीं मानते। हुआ ही होगा, हमको क्या है, 200 हो 500 हो 1,000 हो, हमको नहीं मालूम, हुआ होगा। ट्राई तो यही करते हैं कि पहले वो बिके। जैसे तुम बोलते हो आउटडेटेड हो जाएगा सर, हाँ अब बुक ही चेंज हो गया तो तुम उसको इन्वेंट्री चेंज बोल रहे हो। सर आपने नया बुक बना दिया, सम्स चेंज कर दिया, कवर एकदम फड़का वाला लगा दिया, अंदर बुक में 2-4 सम्स चेंज कर दिया, हाँ तो कर दिएगा तब तो वो बुक ही चेंज हो गया। मैं तो सेम ही आइटम का बात कर रहा हूं। वैल्यूएशन टेक्निक इज जस्ट फॉर बुक पर्पस, इट डजंट मीन इन रियल टर्म्स ऑल्सो वो आदमी नीचे से ही उठा के पहले दे रहा होगा। तो ये कंफ्यूजन तो पहले एंड कर दीजिए अपने माथा से कि सर समोसा वाला तब क्या लगाता होगा, समोसा वाला भी शायद फीफो लगा रहा है, वेटेड एवरेज लगा रहा है, सिंपल एवरेज लगा रहा है। सर उसको क्या दरकार लगाने का, टैक्स ही नहीं देता, ये नहीं देता, भिकाराम तो देता है, वो तो लगाता होगा ना एंट्री, उसके तो है इतना बड़ा वैल्यूएशन। हल्दीराम आईपीओ लाने वाला है तो उनको तो वैल्यूएशन दरकार है, अभी नहीं करेंगे ये सब चीज का वैल्यूएशन तो कैसे होगा। एक एक समोसा क्या कतली का भी वैल्यूएशन है कि काजू का स्टॉक क्या कौन सा वाला है, इतना वाला वैल्यूएशन का काजू का स्टॉक पड़ा और उससे बर्फी कितना बना। तो ये जो पर्टिकुलर कैलकुलेशंस है करना जरूरी है, बट सच में वही काजू है। अब इतना कौन फैक्ट्री में ऐसे मिलाने गया है, कहां से आया है कहां से नहीं, टन्स में उनके पास सामान, सामने वाला कौन सा उठा के डाल के बना रहा है हमको क्या मालूम। वैल्यूएशन टेक्निक को इस बात से तुम्हारा स्केल हमेशा छोटा था सोचने का, इसलिए तुम्हें ये लगता होगा हाँ वो तो पहला वाला ही उठा के दिया होगा ना सर। घंटा 1,000-1,200 कितने कितने बड़े बड़े क्वांटिटी में सब ट्रेडिंग चल रहा है डेली बेसिस पे, आप कर ही नहीं सकते। वैसे एक मिथ पहले ब्रेक कर लो, क्या मेथड कुछ भी हो सच में वो हो रहा हो जरूरी नहीं है। बोलो ओके, पहले तो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस ओके। अब
हम तो मेथड का ही बात कर रहे हैं सर, क्योंकि हमको बुक्स में क्या करना है, इस 3,000 का वैल्यूएशन, इसलिए देख रहे हो 4 तरीके हैं, बट पता स्टॉक वही है 3,000, क्योंकि हमको क्या मालूम हमारे बिजनेस के लिए क्या सूटेबल है। जनरली आप क्या सीखते हो बताओ एग्जाम में, या आप आज तक क्या जानते हो, अविनाश सर क्या बोले, क्या बेटर है? हाँ, आप अकाउंट्स में सुने हैं फीफो और वेटेड एवरेज, आगे जाके आपको एएस बोला, एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, ये सीबी सीखा होगा इन्वेंट्री में, एएस2 बोलता है क्या, एनआरवी और इज लोअर। तो स्टॉक का जो कॉस्ट है वो उसका भी तो वैल्यूएशन है, और एक क्या, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो वो वैल्यू ऑफ स्टॉक इन कॉस्ट बेसिस कोई भी तरीका हो सकता है, और आपको अविनाश सर ने बोला क्या क्या बेटर है, फीफो या, तो हमारे यहाँ भी बेस्ट होगा कोई एक, जो कि अगर सम साइलेंट है तो कौन सा यूज करना होगा, वी ऑलवेज यूज फीफो, यानी हमारे लिए ये क्या है बोलो, प्रेफर्ड। प्रेफर्ड का मतलब अज्यूम इफ क्या, नथिंग मेंशन, हमेशा यही मानना आगे से। हम खुद बोल दे कि वेटेड एवरेज यूज करना है तो बात अलग, अदरवाइज आप क्या यूज करोगे, फीफो। और एग्जाम में ये दोनों कभी नहीं आता, आप भी जानते हो। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आर इधर ए और फिर सीधा डी। आज तक ना आएगा ना आया है, तो सर आप क्यों सिखा रहे हो, एक बार तो सीख लो यार, आगे जाके भले ही मत बनाना कभी। बोलो डन है सबको इतना सा बात? तो अभी अपने वापस से किस में सीखेंगे, फीफो। तो चलो फीफो का के टेक्निक कैसे करते हैं, लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग यूजिंग फीफो। अच्छा, फीफो का मतलब में समझना, द 9,000 यूनिट सोल्ड दो जगह से है, सच में कि बस वैल्यूएशन पर्पस के लिए। हाँ, ये बात अगर समझ जाओ ना, जिंदगी सवर जाएगा तुम्हारा। 2,000 ओपनिंग वाला बिक गया होगा, ये मानते हुए फीफो होता है, सच में हो रहा है कि नहीं पता। अब क्या यूज आया होगा, रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर, बोलो 7,000 फ्रॉम करंट प्रोडक्शन, करंट ईयर प्रोडक्शन, यानी कहां से, फ्रॉम 10,000, करेक्ट। देयरफॉर 3,000 यूनिट्स जो कि क्या था हमारा क्लोजिंग स्टॉक, उसमें सिर्फ किसका अंश बचा, इज ओनली फ्रॉम, बोलो बोलो, 10,000 यूनिट्स ऑफ करेंट ईयर प्रोडक्शन, यानी इसमें किसका अंश नहीं है। अगर उसका अंश ही नहीं है तो इसका वैल्यूएशन करते वक्त ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन मेरे लिए काम का ही नहीं है, क्योंकि वो तो बिक गया होगा, मान ले रहे हैं। तो बताओ ये 3,000 के लिए कौन सा वैल्यूएशन रेट लोगे तुम, मैं दिखा देता हूं ऊपर। एक था 100 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 विच वॉज 1,000, और एक था 18 लाख डिवाइड बाय 2,000 विच वॉज 900। कौन सा लेना है, ओनली 1,000। पता है इनका नाम है, लिखेंगे यहीं पे, रेट्स। क्या बुलाते हैं इसको बताओ, रेट्स, यानी रेट क्या होता है, पर यूनिट। बताओ पहले वाले का रेट पर यूनिट कितना आया, 1,000 पर यूनिट, इसको हम बुलाते हैं सीओपी रेट। क्या बुलाते हैं बताइए, सीओपी रेट। तो नेक्स्ट वाला क्या आया बताइए, 900, क्या आ गया ये, ओपनिंग स्टॉक रेट। सही लगा भाषा, एक का भाषा क्या है, सीओपी रेट, और एक का भाषा क्या है, ओपनिंग स्टॉक रेट। नीचे लिखना है नीचे, ऊपर ही लिखना है ऊपर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कारण आगे से आपके लिए ये सब चीजें इतनी तकलीफदायी नहीं होंगी। एक बार हम डिटेलिंग बोलेंगे, अगली बार तुम पता है ऐसी कैलकुलेटर में फटाफट निकाल लोगे, मतलब ये सब चीज को इतना डिटेल में करना भी ना पड़े, ना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए ऑब्वियस होने लगेगा आगे से। अभी मैं चाहता हूं एकदम मतलब खरोद दूं मैं तुमको कि क्यों 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 क्यों। अब फिर तुम जो पूछते कि सच में ऐसा होता होगा, जरूरी नहीं, ये तो बस बुक में लिखने के लिए, वरना तो हिसाब मिला ही नहीं सकते एक एक पाई पाई का। बोलो डन है सबको, क्या यहां तक ओके है सबके लिए? तो बताओ क्या हो गया हमारा इसका वैल्यूएशन। देयरफॉर अंडर फीफो मेथड क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट कैश रेट, बोलो सीओपी रेट। क्यों? क्योंकि इसमें
इसमें ओपनिंग का अंश आना ही नहीं है। सर आ तो सकता ही है, आ तो क्यों नहीं सकता, हो सकता है इस साल 1000 ही बिका हो, तो एक तो 1000 बच गया पिछले वाला भी और 10,000 बन गया। बट इसको बोलते हैं महाबेवकूफी, क्योंकि कौन ऐसा धंधा होगा जिसको पता है, या आने वाले साल में अगर उसको पता चल रहा है कि सेल्स 1000 ही हो पा रहा है, तो बना काय रहा है, माल काय बनाना चालू किया और 10,000 बना दिया बनाते बनाते, और बेचा कितना अभी तक 1000 ओपनिंग ही। उससे अच्छा रुक जाता भाई, पहले बिकने दे पूरा। तो सर वो बीच में पता चला, तो बीच में भी तो पता चला हो, मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है। बट तुम जैसा लोग अगर मेरे को बोलेगा सर ऐसा वो तो, इसलिए मैंने वर्ड लिख दिया क्या, जनरली, तुम लोग के लिए सिर्फ, वरना प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होता है। थ्योरेटिकली तुम मेरे को पूछ भी लो तो मैंने जवाब दे दिया, हाँ हो सकता है कि अंश बचे। अगर कितना माल बिका होता 9,000 की जगह 1,000, तो क्या बच गया स्टॉक में पता है, 1,000 जो ओपनिंग वाला है वो भी, और 10,000 जो इस साल बना, लो अंश आ गया किसका, ओपनिंग का। ये क्यों बताया पता है, ताकि तुम लीफो राइट कर सको, ताकि तुम लीफो का कैलकुलेशन राइट कर सको। बस इतना सा के लिए मैंने इतना खबर दिया। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू यहां इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स इनटू सीओपी रेट। बताओ 3,000 इंटू रुपीज 30 lakhs, बूम शंकर। तो क्या सीओजीएस निकाल सकते हो, वो तो टेबल में बनाना है बस, छोटा सा एक फॉर्मेट में डाल के। बताओ सीओपी कितना था रुपीज में, 100 लाख, 100 लाख तक ही 1,000 लाख था, प्लस क्या करते थे, कितना था, माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना 30 लाख अभी निकाल। व्हाट इज योर सीओजीएस। हाँ कर सकते, अरे इतना पागल है क्या, तेरा भाई तो फोन लेके निकल जाता था बाहर और आता भी नहीं था वापस। $88 lakhs आया क्या, तो वही तो कॉस्ट, इसलिए तो वैसे भी लिखवाया हुआ है, वही तो 9,000 में कर सकता था, यही तो चीज हुआ। इसलिए तो बोला ये इसलिए लिखाया ताकि फीफो राइट करे। बुड़वक ये चीज अगर समझेगा तो फीफो एक बार में राइट कर देगा, वरना वहां गड़बड़ करोगे तुम मेरे साथ, 100% गड़बड़ करो। हाँ आप सही करो, करो तो अच्छा बात। पर हमको मालूम है अगर हम ये काम नहीं करवाता तो हो सकता था फिर रड़खड़ाए लोग लीफो में। बट अब लीफो थोड़ा सोच के प्रैक्टिकल भाषा से ऐसे कि हाँ सर ये इससे तो इससे कितना, लोग वापस से गड़बड़ करेंगे नहीं तो। अब आप मेरे ख्याल से कर लोगे, अब मेरे को और मदद का दरकार ना पड़े आप लोग को, जा सकते हैं, बस इतना ही करा था। तब अब हमको सिर्फ फॉर एग्जाम्पल टेस्ट कर। हम्म हम्म हाँ तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है वो मैं कब सिखाया, परचेज कॉस्ट बिल में जब लोगे, परचेजेस लिख रहा हूँ तो बिल में परचेजेस का कॉस्ट क्या होता है, तुम खरीदा है तो तुम्हारे लिए खर्चा क्या है, जीएसटी भी तो खर्चा है। हाँ तुम अगर उसका इनपुट ले सकता है तो तुम्हारा वो खर्चा नहीं। अब ये सब बात अभी क्यों करें, क्योंकि क्या नहीं सीखे हैं, टैक्स। जब सीखेंगे तब बात करेंगे, और वो भी आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स जाके आएगा ये। तो हाँ हम ऑल तो पहले ही बता देगा, बट आज नहीं, अभी उतने बोला ना, अभी माता बहुत कम है। पहले जितना आता है वो तो करे, ये तो आता था, उसमें भी लोग डगमगा रहे थे, हम तो ये बोल रहे हैं, तो जो नहीं आता वो तो छोड़ दे। बोलो लिख दिए क्या यहां तक, क्या अब आप लीफो कर दोगे, हाँ कर दोगे, सच्ची सच्ची। आओ कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग लीफो। चलो आंसर चिल्लाओगे क्या कोरस में, 1 2 3 बोलो। अब 28 लाख बोल रहे हो, पक्का तो 28 तो ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन यूजिंग लीफो, लीफो के हिसाब से ये जो 9,000 बिका है वो कहां से है, फ्रॉम 10,000 यूनिट्स ऑफ, बोलो बोलो, करेंट
प्रोडक्शन, करेक्ट। तो जो वो 3000 बचा है अब वो दो हिस्से में बदलेगा, एक 2000 फ्रॉम ओपनिंग और एक 1000 फ्रॉम, ओ माय गॉश, करंट ईयर प्रोडक्शन। सही लगा ये बात? हेंस इसका वैल्यूएशन कैसे होना चाहिए, तोड़ तोड़ के ही, कोई और उपाय नहीं है। कैसे करोगे, क्योंकि दोनों का रेट अलग है। देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू यूजिंग लीफो इज इक्वल्स टू, बोलो 2000 इंटू, बोलो 900। यानी एक तरीके से सर सीधा ही 18 लाख लिख देते, हाँ कर सकते थे, मैं जानबूझ के होशियारी मार रहा हूँ, होशियारी। और अगला क्या, 1000 इंटू 1000, यानी वो 18 लाख प्लस 10 लाख, 28 लाख। जीपीजी अलग अलग ही करना पड़सी, कोई उपाय को नहीं, यही करना होगा। दोनों का अंश है और वो भी पता है अलग अलग तरीके से, ठीक है डन। तो आंसर कितना आया सर इसका, सीओजीएस का? अब मैं थोड़ा तुमसे पूछूंगा बस सीधा, 90 लाख, फटाफट थोड़ा बताना। क्या दोस्त ये समझ में आया सबको कैसे हुआ? मैं भाग रहा हूँ अब थोड़ा भाग रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है अब तुम समझने लगे हो, तो चलना नहीं है अब, तुम्हें भी दौड़ना है। तो ये जो चीज था क्या था, ओपनिंग का 900 करके और करंट का जो 1000 बचा हुआ 1000 करके, खत्म, लिफो ओवर। नेक्स्ट कौन सा करना है, सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज क्या बोलता है सर, जो वो दो रेट्स है उनका सिंपल एवरेज निकाल लो, यानी वेट्स क्या दे दो, इक्वल। सिंपल एवरेज मतलब वेट्स क्या दे दो, इक्वल, यानी प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, जबकि ऐसा है नहीं, एक का वेट अलग है और एक का वेट अलग है, इसलिए तो लास्ट मेथड आया क्या, वेटेड है, वो बाद में देखेंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यूएशन, उसके लिए पहले क्या निकाल लो बताओ, सिंपल एवरेज रेट, यानी ये अलग ही तरीके से होता है, विच इज क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन यूजिंग सिंपल एवरेज मेथड। बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करोगे, अब इसको मतलब नहीं है कहां से क्या, सिंपल है, सीधा क्या निकालना, सिंपल एवरेज रेट। व्हाट डू मीन बाय सिंपल एवरेज रेट, लिख लेना फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक रेट प्लस सीओपी रेट डिवाइडेड बाई 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट की कुछ और नहीं करना है, सिर्फ इतना काम करना है, आना तो है ही नहीं एग्जाम में ये। तो कितना हो गया, 900 प्लस 1000 बाई 2, 950 पे वैल्यू कर देना, खत्म। देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक इन रूपी इज क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स इनटू सिंपल एवरेज रेट। बताओ 3000 इंटू 950, 28 लाख, समझ गए? Hence your COGS is 89 lakh 50, 80 सॉरी 85, चेक कर लेना, 89 आ रहा है मेरा। तो मैंने तो एक ही काम किया, पिछले वाले का 28 था तो और 50,000 हटा दिया मैंने पिछले, मतलब मेरे को लगता है मेरे को मैथ्स कम आता है, बट ठीक है 89.5 ही तो होगा दोस्त। 100 प्लस 18 उससे 28.5 हटा दो, 18 जोड़ा नहीं, क्या किया, कुछ गड़बड़ किया? अब इसलिए हम बोले थे उस समय तुम वही गड़बड़ करेगा, आएगा ही, मैं तो दिखा दूंगा। 9000 इंटू 950 करो, कितना आ रहा है, फंस गया? क्यों फंसा, क्यों किया? यहां रेट अलग तरीके से आ रहा है और मैच करना इम्पॉसिबल है। क्यों पता है, बताता हूं, सुनना। अब जो बात वो बाबू बोला, आप जब ओपनिंग स्टॉक लिख रहे थे क्या रेट था, 18 लाख, ठीक है, ऐड क्या किया, लिखना मत प्लीज, हाँ कितना,
क्या लेस करते हो? जब फीफो किए तो क्या हुआ पता है, यहां से 1,000 रुपया का वैल्यूएशन माइनस हुआ, तो अल्टीमेटली जो स्टॉक आ रहा है सीओजीएस, उसमें तुम सिंपल बेसिस पे कर दिए, यानी वेट्स लिए कि 900 वाला 2,000 का ही है, और और बाकी 1,700 वाला है ना, है ना, 700 आ रहा है ना, 7,000 सॉरी, तो वो मैच कर गया। जब लीफो किए तो भी वो काम मैच कर गया, क्यों पता है, 900 है और प्रोडक्शन 1,000 वाला है, लेस जब किए क्लोजिंग स्टॉक, तो उसमें जो भी तरीके से हम किए, विच वॉज तरीका अलग, क्या कोई रेट लिए कि नया ही कुछ तरीके से किए, क्या किए बता थे, ये क्लोजिंग स्टॉक निकाले थे आप 900 इंटू 2,000 और 1,000 इंटू 1,000, तो जो बचा 9,000 यूनिट्स, उसका सीधा सीधा रेट आ गया तुम्हारे लिए कितना, 1,000, तो मैच हो गया। अब देखो दिक्कत, ओपनिंग का रेट 900, सीओपी का रेट 1,000, तो जो लेस कर रहे उसका रेट क्या था, 950, है ना, 950 आया कैसे, कोई क्वांटिटी से लेना देना नहीं है। अगर वो हो जाएगा तो तुम्हारा 950 का रेट बाद में जाके सीओजीएस का भी रेट सेम दे, जरूरी नहीं है। और ना यहां दिया, तुम देख ले यहां सीओजीएस का रेट कितना आया लीफो में, देख 90 लाख डिवाइड बाई कर, क्या आया देखो तो, 1,000 आया, 1,000 आया, 1,000 आया, पहले बार में आया था 1,000 इसमें। अरे करेगा बोल तो रे, क्योंकि वो दोनों क्या कर रहा है, क्वांटिटी को इज्जत दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, कैसे मैच कर जाएगा, इम्पॉसिबल, क्योंकि रेट का कैलकुलेशन हवा में। अच्छा तुम पिछली बार जो निकाला, हम बार बार पूछ रहा है, ये आया था तो 88 डिवाइडेड बाई कर कितना यूनिट्स, तेरे हिसाब से क्या रेट आना चाहिए पहले ये बता, बिना किए बता, लीफो में, फीफो में, सॉरी फीफो में नहीं, रेट क्या आना चाहिए था तब, सीओजीएस का रेट बता, 900 की 1,000 दोनों, तो क्या दोनों का, तो ऐसे क्यों रेट पूछ रहा हूं यार दोस्त, जैसे ये कितने का था, 1,000 का था, ये कितने का था, 900 का था, इसका रेट ही कुछ अलग है और इसलिए इसका रेट भी कुछ अलग था। देख इस बार का रेट कितना था, 88 बाई क्या करो 9,000 यूनिट्स, देखो नया सीओपी रेट या सीओजीएस रेट 97, कैसे आ रहा है पता है, 977 पॉइंट समथिंग 777, क्यों आ रहा है ये, वही जो तुम बोला अलग तरीके से ही किए, कारण तुमको क्वांटिटी का इज्जत दे पा रहा है। सिंपल एवरेज क्या बोल रहा है, भाड़ में जाए क्या, तो तुम क्वांटिटी से कर कैसे सकता है, वो तो इज्जत ही नहीं दिया वापस क्वांटिटीज को। अब देख मैच करेगा आगे कौन सा वाला वापस, वो फिर मैच करेगा, बट ये एक लौता है जो मैच नहीं करेगा क्योंकि अलतुक का बात कर रहा है, इसलिए बोले वैसे करने जाएगा, देख फंसेगा कहीं, तो फंसा ना। रीजन समझ में आया दोस्त, चलो क्या ये आ गया सीओजीएस 89.5। अब आगे बढ़ते लास्ट, यूजिंग व्हाट, वेटेड एवरेज। तैयार हम, क्या बोलता है वेटेड एवरेज, वापस रेट निकालो, बट वेट्स लेके, किसको वेट्स लोगे, क्वांटिटी को वेट्स लोगे। पता है लोगों के लिए सबसे डिफिकल्ट लगता है, बट मैं बोलता हूं सबसे आसान ये, क्यों आसान है सुनना, डिराइव करवाता हूं, बताओ व्हाट विल बी वेटेड एवरेज रेट का फॉर्मूला। सर हम आज तक ऐसे नहीं किए थे, हमको अविनाश सर सीधा सिखाए हुए, बट फिर भी पूछ रहा हूं, वेटेड एवरेज रेट का फॉर्मूला, वेट इंटू रेट प्लस वेट इंटू रेट। सीओपी रेट के लिए वेट क्या लोगे, सीओपी रेट के लिए वेट्स क्या लेना चाहिए, 10,000, मतलब क्या, वो 10,000 क्या है सीओपी यूनिट्स, अच्छा, और वो 900 के लिए 2,000, वो 2,000 क्या है यूनिट्स, कौन सा, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स, तो ठीक है तुमने बोला सीओपी यूनिट्स इनटू, बोलो सीओपी रेट, प्लस क्या किया, ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स इनटू ओपनिंग स्टॉक रेट, करेक्ट, डिवाइडेड बाय सीओपी यूनिट्स प्लस
ओपनिंग स्टॉक यूनिट, इसी को तो वेटेड एवरेज बोलते हैं, क्योंकि पिछली बार आपने किया सीओपी रेट प्लस ओपनिंग रेट डिवाइडेड बाई 2, आपने वेट्स नहीं लिया, 1 दिया वेट। अब वेट है सर, एक के लिए 10,000 और एक के लिए 2,000, तो डिवाइड भी इसलिए 12,000 से हुआ। ये तो बचपन का फॉर्मूला है, अभी जो सीखे थे, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू एक्स बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, या समेशन ऑफ वेट एक्स डब्ल्यू एक्स बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू, वही तो है। अगर वो तरीके से बात करे तो बहुत गंदा लगेगा सम्स करना, बेटर तरीका है सर ये डिवाइड करके तो खुद लाए थे आप, वापस इंटू बैक कर रहे हो। एक तरीके से ऊपर क्या आया है पता है, सीओपी इन रुपीस प्लस ओपनिंग स्टॉक इन रुपीस, नीचे क्या आया है पता है, सीओपी इन यूनिट्स प्लस ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स। यानी वेटेड एवरेज रेट का ऊपर वाला फॉर्मूला से ज्यादा इजी तरीका है ये वाला फॉर्मूला लिखना, आया ना, डिराइव्ड फॉर्म। वही दोनों का कॉस्ट जोड़ देना डिवाइडेड बाई दोनों का यूनिट्स जोड़ देना। बताओ दोनों का कॉस्ट मिला के कितना था, 118, और ये कितने यूनिट्स के लिए था, 12,000, तो एक एक के लिए कितना, क्या इसी को बोलते हैं वेटेड एवरेज रेट। तो ज्यादा अच्छा फॉर्मूला ये है, डिराइव्ड फॉर्म। बट पहले वेटेड एवरेज का कंसेप्ट, उससे आया ये। हाँ सर इतना क्यों किए, अविनाश सर तो बोलते थे दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, आ गया इनटू सीओजीएस क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स। हाँ तो वो पहले सीखो तो क्यों हुआ, क्योंकि मेथड का नाम तो वेटेड एवरेज तब क्यों है, इसलिए क्योंकि वेटेड एवरेज की है, अंत में जाके पता चला हे भगवान इतना मेहनत की है, सीधा तो यही हो रहा है। बताओ क्या आया ऊपर, 100 लाख प्लस 18 लाख डिवाइडेड बाई 100 लाख 10,000 यूनिट के लिए था और 18 लाख 2,000 यूनिट के लिए था। तो बताइए कितना आ गया सर हमारा ये रूपी, हाँ 983.333333। कैलकुलेटर में पूरा रहने देना, अभी लिखते वक्त ऐसे लिख देंगे 983.33। ये कौन सा रेट आया, वेटेड एवरेज रेट। तो बताओ देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक इन रूपी कैसे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स इनटू बोलो वेटेड एवरेज रेट। अब कैलकुलेटर में पूरा रहना देना इनटू 3,000। हाँ तो वो एग्जैक्ट आ रहा है ना फिर 999.9999, तो कितना आ रहा है 29,50,000, एग्जैक्ट ही आएगा, एग्जैक्ट ही आएगा। वो तो तुम्हारा कैलकुलेशन वो करके दे रहा था, क्योंकि अविनाश सर सिखाए हैं वही अप्रोपोर्शनेटी कर दो सीधा, है ना। 12,000 के लिए इतना तो 3,000 के लिए कितना, वही तो काम करना था, है ना। बाई 4 करना था, मतलब सिंपली बाई 4, 1,18,000 को डिवाइड बाई 4, वही 3,000 बाई 12,000, 3/12। समझते हो क्या ये सब भाषा, बस आ गया खत्म। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 29,50,000। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस टॉपिक ऑल्सो, 88 लाख। बचिया लोग क्या बात समझ में आता है। तो वेटेड एवरेज सबसे आसान होता है, पता है कॉम्प्लिकेटेड कौन सा था, फीफो और लीफो, क्योंकि उसमें माथा लगाना पड़ रहा है, कौन सा कहां से है, अलग अलग निकालना पड़ रहा है। मतलब फीफो लीफो में सेग्रीगेशन रिक्वायर्ड है, वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज में रिक्वायर्ड ही नहीं, मिला दो डिवाइडेड बाय मिला दो, और एक में तो रेट को मिला के डिवाइड बाय 2 कर दो। वैसे सिंपल तो यूज भी नहीं करने वाले, ज्यादातर कौन सा यूज करेंगे, या तो फीफो या तो वेटेड। और वेटेड एवरेज तो बहुत आसान था, सीधा सर टोटल बाय टोटल इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स का। तब उल्टा डिफिकल्ट है फीफो, क्योंकि उसमें माथा लगाना पड़ता है कहां से कितना कहां से कितना, वो बिना ये किए हो ही नहीं सकता, उसका तरीका ही वो है करने। बोलो बात क्लियर है सबको, पक्का एवरीबॉडी। क्या सिंपल एवरेज का ना तुम बनाया कॉस्ट शीट का ढांचा, क्यों क्यों नहीं बनाया, हम तो सब में बनवाया, हम तो ऐसे लिखने बोला कि नहीं, तो लिख पहले 100 लाख। अरे बाबू ये तो 100 और 18 फिक्स है, तुम इसका वैल्यू कितना निकाला, कितना निकाला क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, हाँ। तो अगर 100 लाख में 18 जोड़ेगा और 28 लाख हटाएगा, देख ले क्या आ रहा है। और अगर किसी और टेक्निक से कुछ और आ रहा है तो या तो वो गलत है या ये गलत है, यानी या तो तेरा सीओजीएस गलत है या तो तेरा क्लोजिंग स्टॉक गलत था।
क्या गलत था हमको नहीं मालूम। ऑफ कोर्स सब आता है दूसरे वाले जो तुम तरीके से निकाला उसमें सीओजीएस गलत आ रहा है, मतलब हमने कुछ गलत ही किया, मेंटली सोच नहीं पाए, बैलेंसिंग फिगर ही आएगा, वरना तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर सीओजीएस चेंज, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू चेंज हो जाएगा। समझ गया? बोलो डन है। इसलिए ऐसे ही बनाओ हमेशा। एवरीबडी क्लियर? दे दूं एक सवाल होमवर्क में ऐसा, बट उससे पहले एक क्लास में तो कर लो फटाफट, मतलब अपने जो अभी किए, इट इज लिटरली 3 मिनट्स वर्क, अगर तुम सच में बोलूं तो मैं तुमको, क्योंकि ये तो मेरे को 2 मिनट में बताया था, यहाँ सर हो गया, तो देखा जाए तो हो तो सकता ही था। हाँ सर आपने जानबूझ के डिटेलिंग करते करते हमें सिखाया, अब हम तो तुरंत कर देंगे रेडियो करने के लिए। चलो लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, ऑनलाइन लाइव यहां तक ओके, एक बार थम्स अप दे देना प्लीज, आई रिक्वायर थम्स अप प्लीज, जो लोग नहीं दिए भोग में जाओगे, रिजल्ट आ रहा है देख लेना। अब पता है जो लोग वीडियो में भी करेगा वो भी देगा सामने से, ले ले पहले थम्स अप ले, वरना डोरा जैसा काम हो जाएगा। क्या आपको पीछे दिख रहा है, घर दिख रहा है, बोलना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल 2 रेडी, लिखना सीओपी ब्रैकेट में 5000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू रुपीज 18 लैक्स। तुम लोग नहीं, तुम लोग नहीं, तुम लोग नहीं, ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट में 750 यूनिट इज इक्वल्स टू 2,70,000 यूनिट सोल्ड is equals to 4,250. Calculate the value of closing stock using all 4 techniques. मुंह बंद रखिए और सम्स कंप्लीट कीजिए। मुंह बंद, मुंह बंद। क्या सीओजीएस? नहीं 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 निकालना, सिर्फ वैल्यू ऑफ सीओजीएस रहने, बहुत हुआ होता है इसी तमाशा के लिए, वही तमाशा के लिए जो वो लोग गलती किया, सिंपल एवरेज। आदित्य बोल रहा है शिट सर हम यस सर ही लिख पा रहे हैं क्योंकि लैपटॉप में इमोजी अवेलेबल नहीं है। भगवान मान ले ये बात इसका, हाँ हाँ मान लिया, मान। डरपोक बच्चे। अच्छा देखिए कितना जल्दी हो रहा है, खट 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 खट। तो मेरा तो नहीं हो रहा है जल्दी, हो जाएगा हो जाएगा, जल्दी जल्दी होगा। ये आदमी जानबूझ के गंदा नंबर्स दे दिया बस, 750, 4,250। पिछली बार कितना स्मूथ था सर, 2,000, 3,000। क्या करे, ऐसे ही आता है हमारा पैग भी, हाँ मतलब 750 का ही निकलता है, 1,000 का नहीं निकलता। अरे अरे अरे, सोच तब ऐसा क्यों हुआ, दिमाग लगाते रहे साथ साथ में। अरे साथ साथ में दिमाग तो लगाते रहो, अरे चुप रहो, हमको मत बताओ, अपने पास रखो आंसर। चारों हो जाए तब बताना, हाँ। अरे अरे चुप, सबका मालिक। हाँ यूज ये आंसर आया, बट कौन से मेथड से वो तो बताएगा। हाँ फीफो ठीक। नहीं सीओजीएस नहीं चाहिए, सीओजीएस नहीं चाहिए, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक।
शिवम बोल रहा है सर हम फीफो और लीफो किया दोनों में सेम आ गया सर। अच्छा तो सिंपल एवरेज और एवरेज करो। मजा आ रहा है सर? मजा क्या आ रहा है, 360 ही तो आ रहा है। कुछ भी कर रहे 360 आ रहा है इस बार। मतलब फीफो लगा लिए, लीफो लगा लिए, सिंपल एवरेज लगा लिए, अंत में जाके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू चारों में 5,40,000 ही आवेगो। देख लो, चारों में आएगा ही आएगा। इसका रीजन है दोनों का रेट सेम है। ध्यान करो ये बात, अगर रेट सेम होता है तो सिंपल वेटेड लीफो फिफो में जो भी आप वेट्स ले रहे हो कोई तात्पर्य है ही नहीं, क्योंकि अगर रेट सेम तो एट एनी वेट्स आंसर विल बी सेम, बिकॉज अब कोई क्वांटिटी का इंपॉर्टेंस गायब। याद है फाउंडेशन कब वेटेड एवरेज काम का नहीं है? जब सबका इंपॉर्टेंस सेम, और अगर इंपॉर्टेंस अलग अलग है तो वेटेड यानी क्वांटिटी वेट्स काम का बात है। तो यहां पे क्वांटिटी क्या भांड में कि कौन कहां से बिक रहा है, क्योंकि चाहे ओपनिंग ले लो चाहे करंट ईयर प्रोडक्शन ले लो दोनों का रेट सेम, हेंस द इंपॉर्टेंस लेवल ऑफ क्वांटिटीज आर शून्य। पढ़े थे क्या ये वाला बात? वेट्स कब काम आता है? व्हेन इंपॉर्टेंस लेवल आर डिफरेंट। इंपॉर्टेंस लेवल सेम है तो वेट्स गया भांड में। यानी पता है कैसे बोलता हूं मैं इस लाइन को, अगर सीओपी रेट और ओपनिंग स्टॉक का रेट सेम आ जाए तो कोई भी मेथड हो आंसर सेम आएगा। क्या बोलो, हाँ या ना? कोई भी मेथड हो आंसर सेम आएगा। इसका रीजन क्या है? तो बाबू को समझा रहा था मैं, ये बोल रहा था कि सर फिक्स कॉस्ट बोल के कुछ नहीं है, ऐसे नहीं बोलते, गलत होता है। फिक्स कॉस्ट तो इस साल का है, पिछले साल का क्या हुआ हमको नहीं मालूम, बट इतना पक्का है पिछले साल का वैल्यूएशन जिस रेट पे हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का वो भी इस साल हो रहा है। मतलब पिछले साल के कॉस्ट और प्रोडक्शन प्रोसीजर्स ऑलमोस्ट सेम थे, तभी जाके वापस से घूम के इस साल का भी कॉस्ट और प्रोसीजर सेम है। मतलब हो सकता है पिछले साल भी यही सेम काम हुआ हो कि ओपनिंग में इतना 5,000 बना एट सेम कॉस्ट तो जाके सेम आया, एंड ये ट्रेंड चलते आ रहा है कि नहीं बताइए? तो ये ट्रेंडेबल है, मतलब एक ओवर अ पीरियड ही सेम चीज लग रहा है। अब फिक्स कॉस्ट नहीं है ये बात नहीं बोलूंगा, कारण पिछले साल कितने यूनिट्स पता नहीं, इस साल कितने यूनिट्स पता नहीं, मतलब फिक्स का कॉस्ट कितना, वेरिएबल कितना, ये बात नहीं करते। ये बोलते हैं पिछले साल और इस साल का वैल्यूएशन सेम। बोलो डन है सबको? तो इस साल और पिछले साल का वैल्यूएशन सेम कैसे हुआ सर? क्योंकि ओपनिंग रेट और सीओपी रेट सेम हो गए तो वैल्यूएशन इज सेम। बोलो डन है सबको? इसीलिए मेथड इज, बोलो क्या, ऑफ नो यूज अल्टीमेटली। क्यों? क्योंकि रेट सेम आ रहा है। क्या ये बात लिख सकते थे अब अपने? हाँ या ना? आइए लिखिए नोट। किसके बाद लिखा है बताए? जानबूझ के एग्जाम्पल 2 के बाद। ए तुम लोग लिख चुका है, हाँ हम नहीं लिख रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक इन रुपीज इक्वल्स टू कितना आया, किस में आया? ऑल मेथड्स। ध्यान रखना है, चाहे तुमने जैसे किया हो सबका आया ना, नहीं तो पूछ लेना नहीं आया तो, कोई भी मेथड से सब में आया पक्का, सबका आया, मान ले? चलो मान लिया। लिखो नोट, इफ डैश एंड डैश रेट आर सेम then under all valuation technique closing stock value would be same। ये एक ही केस में हो सकता है जब सीओपी और ओपनिंग स्टॉक का रेट सेम। छक मार के हर केस में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन सेम ही आएगा, रोक ही नहीं सकते। Therefore valuation technique is of no use। करेक्ट, वैल्यूएशन टेक्निक कोई काम का बात ही नहीं। मतलब यहां हम कुछ भी अजम्पशन ले सबसे आंसर सेम है, आप कुछ भी बोलो आंसर सेम। डन। एग्जाम्पल नंबर 3,
ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स इज इक्वल्स टू नील। COP ब्रैकेट में 5040 यूनिट इज इक्वल्स टू रुपीज 6,30,000। यूनिट सोल्ड वेयर 4810। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फुल स्टॉक। रीजन सर बोला तो शिवम, रीजन वही तो समझाया। रीजन यही है कि दोनों का रेट सेम है, तो अब वेट्स आर ऑफ नो इंपॉर्टेंट। तो सिंपल एवरेज रेट, वेटेड एवरेज रेट, रीफो रेट, फीफो रेट हर एक सेम आएगा। जैसे तुम चाहता तो लीफो का रेट भी निकाल सकता था, मैंने निकलवाया नहीं। ऑल्दो तुम निकाल सकते थे पहले वाले में भी। कैसे निकालते सर? COP रेट, तो वो भी कितना है? 360। अच्छा, लीफो में भी रेट सेम आया, देखोगे इस पूरे को ऐड किया आया 28, डिवाइडेड बाई करोगे वापस वही। तो जैसे तुम्हारा आया 540, डिवाइडेड बाई कर दो इसका यूनिट्स, विच इज क्लोजिंग स्टॉक में कितना यूनिट्स था तुम्हारे इस एग्जांपल में, प्रीवियस एग्जांपल में 1500। तो देखो उसका भी रेट वही आएगा, सिंपल एवरेज से भी रेट वही आएगा और वेटेड एवरेज से भी रेट है, यानी हर केस का रेट सेम है। चलो इसका आंसर दो। 1 मिनट, मेथड नहीं पूछा आपने, गलत बात किया, बहुत ही गंदा बात बोला। सभी में सेम आएगा इज द रॉन्ग वे टू से। अभिनव याद है? अभिनव 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 अरे वो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मुझे तो बस इससे फर्क पड़ता है कि मेरा कान्हा क्या कहता है, बस वही। अरे विवाद ना हो जाए दोस्त, ठीक है ना? आई एम नॉट समय। ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूं तुम्हारा लैंग्वेज गलत था बोलने का। बताओ क्या सही जवाब है बोलने का? ना गलत, सीधा सा बात है सर। 1 मिनट, इस बार मेथड मत बोलिए फर्क पड़ रहा है कि नहीं, किससे प्रेफर्ड है कि नहीं, फीफो लगाएंगे। सर मेथड यूज का ही नहीं है। क्यों? मेथड तो तब काम आता है जब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। यदि है ही एक यूनिट तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते वक्त हमारे लिए कोई मेथड काम का ही नहीं है। यानी मेथड्स आर इररिलेवेंट फ्रॉम द स्टार्ट बिकॉज देयर आर नॉट 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, देयर इज ओनली 1 टाइप ऑफ यूनिट। तो भांड में जाए इस बार आंसर क्या पता है? क्या भांड में जाए मेथड? पिछली बार क्या था पता है? फर्क नहीं पड़ता है। इस बार क्या था पता है? भांड में जाए। मेथड चाहिए ही नहीं, ये मत बोलना चारों में सेम आएगा या फीफो करेंगे, गलत लैंग्वेज। क्या बोलना चाहिए था पता है सर? वैल्यूएशन टेक्निक चाहिए क्यों आपको? मैं बोला क्यों? बोला है ही तो एक टाइप का गुड, तो उसमें वैल्यूएशन क्या लगाना है? अगर है ही एक टाइप का गुड तो उसके क्लोजिंग स्टॉक में भी सिर्फ किसका अंश है? उसी का। वो तो तब दिक्कत होता है जब अंश 2 तरीके का होता है। अच्छा सर, अब अंश में भी रेट दोनों सेम आ जाए तो अल्टीमेटली इसलिए क्या हुआ था? क्लोजिंग स्टॉक का भी अंश हमेशा सेम। बट अगर दोनों का रेट अलग था तो अंश के कारण कभी कुछ अंश ले रहा है, कभी कुछ। होता ना, गुण लिया है माँ बाप का गुण, वो एक्स वाई वाई एक्स सुनते था क्या तुम बचपन में? रिप्रोडक्शन चैप्टर ही पढ़े होगे मेरे ख्याल से एक, तो उसमें वो जो एक्स वाई वाई एक्स था ना, वो यही है कि किसका गुण लिया। जब कुछ अच्छा होता है माँ बोलती है हम, मेरा देख लो, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। कुछ खराब करता है, आप ही का खून है ना? बस वही है, अंश, किसका अंश है। तो ये वो हो गया। और यहाँ हो गया जब अच्छा ही है तो दोनों ही अच्छे हैं सर, इसलिए दोनों अच्छा है। तो वही बात हो गया ना कि दोनों का रेट सेम। सर किया ही एक है, दूसरा का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, तो भैया वही बोलेगा ना मेरा ही खून है ये तो था ही नहीं किसी का। तो अब जो ये पहले होता था वो आ गया, कोई कुछ नहीं करता था। तो ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है एकदम सही बैठ रहे हैं कि हाँ सर गुण कैसे मिलता है, वो तो डिपेंड करता है। यहाँ गुण आ ही नहीं सकता दूसरे का, क्योंकि दूसरा चीज का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही का है। तो मेथड गया भांड में कि इसमें कितना वो और कितना वो आया ना। बोलो क्लियर? तो लिख लो नोट नंबर 2, ये था 1 और 2 इस एग्जाम्पल से। तो गलत चीज आपने बोला। वैसे स्टॉक का वैल्यू तो बता दो, हम बहुत गंदा आदमी है। 28750 पक्का? तो हमको नहीं मालूम, मान लिए, अज्यूमिंग फीफो नहीं आयुष, ठीक है ना? तो बताओ अब क्या बोलोगे?
लिखो नोट क्या, इफ क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक इज नील, यानी क्या, नॉट अवेलेबल, न्यू कंपनी है ना, पिछले साल जितना था बिक गया, या फिर न्यू कंपनी, लिखो ब्रैकेट में जनरली न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, करेक्ट, जनरली। हाँ, रनिंग कंपनी में भी हो सकता है, बट जनरली ये चीज देखने मिलता है जब एक नए नवेली दुल्हन नहीं सर, कंपनी आती है, कंपनी, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक इज, तो किसका अंश है, सिर्फ एक ही का, क्या, मेरा, मतलब देयरफॉर, बताओ क्लोजिंग स्टॉक इज ओनली फ्रॉम, बोलो, करंट ईयर प्रोडक्ट्स, देयरफॉर वैल्यूएशन टेक्निक इज इररेलेवेंट, करेक्ट वर्ड। पिछली बार था काम का नहीं है सर, कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ेगा, इस बार तो बोल रहे हो सर लगाना ही क्यों है, समझ रहे हैं बात, दोनों ही एक ही बात हुआ अल्टीमेटली, नो यूज इररेलेवेंट, बट कहानी दोनों में डिफरेंट था। ऊपर में था सर हर टेक्निक से सेम आ रहा है, इधर था सर टेक्निक का बात ही क्यों कर रहे हैं जब रिक्वायर्ड ही नहीं है, यानी नो वैल्यूएशन टेक्निक इज रिक्वायर्ड, है ना, नो वैल्यूएशन, ये लिख लो, देयरफॉर नो वैल्यूएशन टेक्निक इज रिक्वायर्ड। कोई वैल्यूएशन टेक्निक का नाम भी मत लीजिएगा, चाहिए ही नहीं हमें। डन हो गया आज का, बहुत पढ़ लिया। एक होमवर्क दे दूं ऐसा ही, मतलब ऐसा, मतलब एक सम्स जिससे तुम बना के आओ, वैसे 2 मिनट का है अब तुम्हारे लिए, जैसे बोला वैसे तुम्हारे लिए हर चीज 2 मिनट में ही होता है। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 3, इसीलिए बोला 4, लिखो एग्जाम्पल नंबर 4, सीओपी। तो कुछ तो अलग कीजिए, हम कर ही नहीं पा रहे, हम क्या करें, इतना आसान है कि हम कुछ और कर ही नहीं पा रहे, बस हमको उल्टा पुल्टा नंबर लिखने में मजा आ रहा है, कुछ नहीं। 5069 is equals to 352824, ओपनिंग स्टॉक, अभी नहीं, ओपनिंग स्टॉक 216, वन 5573 sold units is equals to 5116. Calculate closing stock value under all techniques. टाटा बाय बाय एवरीबॉडी, परसों मिलते हैं और ख़त्म करते हैं इस सारे टॉपिक को हम, जो वो अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स बच गया, ठीक है, बाय बाय।